Hello my dear students, welcome back to Magnet Brains. This is Saloni Pandey. So chapter number 3 that is the story of Indian democracy आपकी 12th sociology की book 2 that is social change and development in India से हमने कर लिया है पूरी तरह से complete और इस chapter के हर एक topic का डिटेल में डिस्कशन हम कर चुके हैं। साथ ही इस chapter के NCERT solutions को भी हमने किया जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही अमेजिंग से क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे जिन सभी को हमने जो है आंसर कर लिया है। अब क्योंकि चैप्टर कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन आंसर्स भी हो चुके हैं, तो अब बारी किसी चीज की आ जाती है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन की। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं आपके चैप्टर नंबर 3 द स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। सो रेडी हो सभी? फटाफट से सारे टॉपिक्स को एक बार रिवाइज कर लेंगे। ज्यादा डिटेल्स में हम नहीं जाने वाले हैं क्योंकि डिटेल डिस्कशन जो है वो ऑलरेडी हो चुका है। कहां पर? जो हमने टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन किया है। सो आई होप सो कि चैप्टर जो है वो आपको पूरी तरह से कंप्लीट होगा और उसमें जो भी सारे थीम्स जो भी सारे टॉपिक्स दिए गए थे वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। स्टिल कोई भी डाउट है तो मैं तो हूं यहाँ पर आपसे आपके सारे डाउट्स को आंसर करने के लिए। बट एक चीज की अगर अभी तक चैप्टर नहीं पढ़ा है और अभी तक जो है टॉपिक्स को अच्छे से नहीं देखा है तो एक बार चैप्टर को रीड कर लो। किसी टॉपिक में डाउट है तो उसको अच्छे से समझ लो, प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से देख लो, उसके बाद में जल्दी जल्दी से जो है हम रिवीजन कर लेंगे ताकि आप अपने एग्जाम्स के लिए भी इस चैप्टर के साथ में पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाओ। ठीक है, सो देखो सबसे पहले क्या देखेंगे, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक ओवरव्यू कि हमने इस एक चैप्टर के अंदर क्या सारी चीजें पढ़ी थी। तो नाम ही जो है वो इंडियन डेमोक्रेसी को लेकर है कि इंडियन डेमोक्रेसी जो है उसकी एक स्टोरी क्या रही, किस तरह से इंडियन डेमोक्रेसी स्टार्ट होती है, कैसे इंडियन डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश होती है और कैसे आज ही इंडियन डेमोक्रेसी रन हो रही है। सो 3 पार्ट्स के अंदर जो है इस पूरे चैप्टर को हमने स्टडी किया है। सबसे पहले डेमोक्रेसी का मीनिंग हमने समझा क्योंकि इंडियन डेमोक्रेसी की हम बात करें तो एग्जैक्टली डेमोक्रेसी क्या होती है उसका मीनिंग हमको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली थीम में हमने वो एक चीज डिस्कस करी। देन योर फर्स्ट थीम वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम बेडरॉक या बैकबोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी भी बोलते हैं, तो वो किस तरह से उसने जो है इंडियन डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और इसके अंदर हमने ये सारी चीजें भी देखी कि इंडिया एक डेमोक्रेसी होगी, ये आइडियाज कब से स्टार्ट हो चुके थे और कब से ये सारी बातें होने लगी थी। तो किस तरह की इंडिया एक डेमोक्रेसी होगी ये सारी चीजें भी हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिस्कस किया हुआ था, जिसके अंदर हमने कराची रिजोल्यूशन को पढ़ा, जिसके अंदर हमने प्रीएम्बल को डिस्कस किया और इसी के साथ में जो है हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कोर वैल्यूज वगैरह इन सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस किया था। नेक्स्ट था आपका द पंचायती राज एंड द चैलेंजेस ऑफ रूरल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो कि एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इंडियन डेमोक्रेसी का, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेसी तो बन गई। चलो सबसे पहले हमने डिसाइड कर लिया कि इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेसी रहेगी और कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमने इंडिया को एक डेमोक्रेसी बना भी दिया। बट क्या ये डेमोक्रेसी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है या सिर्फ किताबों में लिखी हुई है? क्या हम इसको एग्जैक्टली इंप्लीमेंट करते भी हैं या नहीं है? इसका एग्जीक्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमको पंचायती राज के अंदर देखने को मिलता है, जहां पर हम ये देखते हैं कि इस एक इंस्टीट्यूशन के थ्रू कैसे हम डेमोक्रेटिक आइडियाज को जो है हमारी सोसाइटी के अंदर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कैसे वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। और साथ ही साथ में इस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की वजह से जिसे शॉर्ट में PRI भी कहा जाता है, दैट इज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो इसकी वजह से हमारे यहाँ पर रूरल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कितना ज्यादा हुआ है कितना नहीं हुआ है, ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं। देन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। अब एक हमने देखा कि डेमोक्रेसी कैसे एस्टैब्लिश होगी, डेमोक्रेसी एग्जैक्टली फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है। तो फंक्शन कर रही है वो भी हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और बहुत से ऐसे स्फीयर्स होते हैं जहां पर गवर्नमेंट की फंक्शनिंग नहीं हो पाती है या जहां पर गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे पा रही है। तो जैसे हमने सिविल सोसाइटी के बारे में पढ़ा था, आपकी बुक 1 जो है इंडियन सोसाइटी, उसके चैप्टर 6 दैट इज द चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी के अंदर हमने सिविल सोसाइटी के बारे में पढ़ा था कि कैसे जो सिविल सोसाइटीज होती हैं वो गवर्नमेंट का जो मतलब एक फोकस है, जो ध्यान है, वो उन सारे एरियाज में भी लेकर आती हैं जहां पर जरूरत है। तो सेम वे में जैसे ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, तो ये सभी किस तरह से उस डेमोक्रेसी को और ज्यादा बनाए रखने में, उन डेमोक्रेटिक आइडियल्स को और आगे तक जो है मतलब पास ऑन करने के लिए कैसे सारा वर्क करती हैं, कैसे फंक्शनिंग करती हैं, ये सारा कुछ इस एक चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा हुआ है। तो चैप्टर भले ही बहुत छोटा सा हो, बहुत ही मतलब कम थीम्स इसके अंदर दी गई हैं, बट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन की बात आपसे की गई है, दैट इज इंडियन डेमोक्रेसी और साथ ही साथ में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। जो आप मतलब आगे किसी भी चीज की आप पढ़ाई भी करोगे ना तो उसमें भी आपको ये चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपको इंडियन डेमोक्रेसी को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, ये सारी चीजों को जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? सो आई
होप ओवरव्यू जो है आपको क्लियर हो गया होगा, मतलब एक वो याद आ गया होगा ना कि इस एक चैप्टर के अंदर हमने क्या सारी चीजें डिस्कस की हुई थी, तो और ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे और अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी पे, और जिसकी सबसे अच्छी और सबसे सिंपल सी डेफिनेशन है, दैट इज डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो जो मैंने आपको पहले भी कहा था और अभी वापस से बता रही हूँ कि इस एक डेफिनेशन को ना बिल्कुल रट लेना, अपने दिमाग में जो है इसको बिल्कुल याद कर लेना। और ये जो डेफिनेशन है ये सबसे सिंपल, और ये सिंपल डेफिनेशन डेमोक्रेसी के मीनिंग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। दैट इज डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो ये एक जो डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की, ये आपको ध्यान में रखनी है। अब एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है डेमोक्रेसी का, उस एक चीज को हम समझते हैं। सो देखो, डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज वेस्टेड इन द पीपल एंड एक्सरसाइज बाय देम डायरेक्टली और थ्रू फ्रीली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। डेमोक्रेसी क्या है? एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो मतलब हम किसकी बात करें? हम गवर्नमेंट के एक सिस्टम की बात करें, एक ऐसा सिस्टम जिसकी पावर, मतलब ये जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, जिस गवर्नमेंट की पावर की हम बात कर रहे हैं, उस गवर्नमेंट के पास में पावर जो है वो पीपल से आती है। ठीक है, जो भी, जैसे इंडिया का हम एग्जांपल लें तो इंडिया के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं उन सभी ने अपनी पावर को किसी एक पर्सन या किसी एक ग्रुप के हाथों में दे दी गई है। वो ग्रुप या वो पर्सन क्या है? गवर्नमेंट है। तो डेमोक्रेसी क्या है? वो एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज ये इंडिया है, इंडिया में जितने भी सिटीजन्स हैं सभी ने अपनी पावर, ये एक ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर जस्ट सपोज 3 पर्सन्स हैं या 3 मेंबर्स हैं, तो उन 3 पर्सन्स को इन सभी लोगों ने अपनी पावर दे दी। अपनी पावर का मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई जादुई शक्तियां जो है पास ऑन हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि उनने अपने लिए जो भी सारे राइट्स होंगे, उनको लेके जो भी सारे डिसीजंस होंगे, उनके लिए जो भी सारी प्लानिंग पॉलिसीज होने वाली हैं, उन सारी चीजों की पावर इन 3 लोगों के हाथों में दे दी। और अब ये 3 मिलके इन लोगों के ही लिए, मतलब पीपल के ही लिए वर्क करने वाले हैं, उनके वेलफेयर के लिए और पूरी सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए वर्क करने वाले हैं। तो जिस भी तरह से ये गवर्नमेंट फंक्शन करने वाली, इसका जो एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस होगा, गवर्नमेंट होगा, दैट इज योर डेमोक्रेसी। ठीक है, मतलब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूं, ताकि अगर पहले भी क्लियर ना हुआ था तो अभी भी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जो भी स्टूडेंट्स को नहीं पता था। ठीक है, अब इसके बाद में ये जो 3 पर्सन्स होंगे, ये उस पावर को एक्सरसाइज करेंगे, चाहे डायरेक्टली चाहे फ्रीली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू। तो इसमें अभी हम जो है टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ेंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पावर को जो है एक्सरसाइज किया जाता है बाय द गवर्नमेंट। Now, democracy is a system of government whose legitimacy is based on the participation of the people. It is government of the people. तो मतलब यहाँ पर क्या एक चीज कही जा रही है कि डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसकी लेजिटिमेसी जो है वो पीपल के पार्टिसिपेशन पर बेस्ड होती है। ये जो पीपल हैं, ठीक है, ये जो सारे पीपल हैं, इन सभी ने अपनी पावर इन 3 लोगों को दे दी। ये 3 लोग अब इन पीपल के लिए जो है डिसीजंस लेंगे, इनके लिए प्लान्स पॉलिसीज लेकर आएंगे जिसके थ्रू इनका बेटरमेंट होने वाला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत ज्यादा पॉवर्टी है, लोगों के पास में काम नहीं है, तो ये 3 लोग क्या करेंगे? मतलब ऐसा नहीं है कि ये 3 लोग मिलकर इंडस्ट्री सेटअप करने वाले हैं या लोगों को काम देने वाले हैं, बल्कि ये इस तरह से डेवलपमेंट कंट्री का करने वाले हैं। जैसे हमारे यहाँ भी गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? हॉस्पिटल्स ओपन करती है, स्कूल्स ओपन करती है, और ये हॉस्पिटल्स स्कूल्स ओपन करने का सारा पैसा गवर्नमेंट के पास में किससे आता है? तो गवर्नमेंट क्या करती है, मतलब पहले तो गवर्नमेंट खुद से भी इन्वेस्ट करती है सारी चीजों के थ्रू, उसके बाद में हमारे जो टैक्सेस वगैरह होते हैं, जो भी हम टैक्स पे करते हैं, उस एक पैसे से हमारे वेलफेयर में, हमारे डेवलपमेंट के लिए वर्क करती है। तो अब यहाँ पर पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए, स्कूल्स ओपन करने के लिए, हर एक चीज के लिए ये 3 लोग जो है ये मिलके काम करने वाले हैं। ठीक है, और इन्हें इस चीज में काम करने के लिए पावर किसने दी? इन्हीं लोगों ने दी। सो मतलब ये एक इनडायरेक्ट रूल हो गया कि जहां पर हमने हमारी पावर किसी और पर्सन को दे दी और वो हमारे बिहाफ में रूल कर रहा है। सो दैट इज इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव। डायरेक्ट मतलब ये कि ये जितने भी लोग हैं ये सभी आपस में साथ में आएंगे और जो है जो भी मतलब फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल एंड द सोसाइटी जो भी चीज जरूरी होगी उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगे और फिर वो सारी चीजें इंप्लीमेंट की जाएंगी सभी के द्वारा। तो इस तरह से डेमोक्रेसी क्या है? वर्क करती है, जहां पर एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो पीपल पार्टिसिपेशन पर बेस्ड है। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें पीपल का पार्टिसिपेशन है, दैट इज योर डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी जो मैं आपसे बोल रही हूँ कि ये एक ऐसी गवर्नमेंट है जो ऑफ द पीपल है, यानी कि ऑफ द पीपल का मतलब क्या हो गया कि लोगों के लिए बनी हुई है। सबसे पहले तो देखो, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। फॉर द पीपल मतलब क्या हो गया कि ये जो गवर्नमेंट काम कर रही है ये फॉर द पीपल है, लोगों के लिए है।
ये बाय द पीपल है। बाय द पीपल का मतलब क्या है कि इन्हीं लोगों ने मिलके, ये जितने भी सिटीजन्स हैं, इन्हीं ने मिलके इस गवर्नमेंट को फॉर्म किया है, तो दैट इज बाय द पीपल। एंड ऑफ द पीपल का मतलब क्या है कि हमारे ही सिटीजन्स, हमारे ही लोगों के बीच में से ये जो 3 लोग हैं ये फॉर्म होते हैं, मतलब बन के आते हैं। तो इस तरह से हमारी जो डेमोक्रेसी है वो एक ऐसे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करती है जो ऑफ द पीपल है, बाय द पीपल है एंड फॉर द पीपल है, लोगों के लिए है, लोगों से ही बनी है। और ऑफ द पीपल का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि उन्हीं के लिए, उन्हीं के सारी चीजों में वर्क कर रही है और लोगों से बीच में से ही बनी हुई है और फिर उन्हीं के लिए काम करेगी। तो इस तरह से ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो ये एक जो सिंपल सी डेफिनेशन है, बस इसको ध्यान में रखना है। दैट इज डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट or is a system of government that is formed by the people, of the people and for the people। इस तरह से क्लियर है। तो ये मतलब मैं करीब 1200 एंड दिस बार जो है रिपीट कर चुकी हूँ। तो आई होप अब ये एक चीज क्लियर हो गई होगी कि डेमोक्रेसी क्या है। तो मतलब डेमोक्रेसी एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों के थ्रू ही जो है रूल कर रही है, जिसमें पीपल का पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां पीपल का पार्टिसिपेशन नहीं होता वहां डेमोक्रेसी नहीं होती। ठीक है, तो डेमोक्रेसी मतलब जहां पीपल का पार्टिसिपेशन होगा, जहां जितने भी सिटीजन्स होंगे वो सभी उस गवर्नमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे इनडायरेक्टली चाहे इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्टली, और फिर उसके बाद में वो जो गवर्नमेंट होगी वो लोगों के लिए काम करेगी। दैट इज डेमोक्रेसी। क्लियर है? ये अब बहुत अच्छे से शायद क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा डेमोक्रेसी का मीनिंग, और बहुत ही बेसिक मीनिंग मैंने आपको बताया। ऐसे मैं कोई बहुत बड़ी सी डेफिनेशन पर या उसके और सारे क्या पार्ट्स होते हैं उन चीजों पर अभी नहीं जा रही, क्योंकि आपको एक बेसिक मीनिंग समझना है कि डेमोक्रेसी होती क्या है। अब जो है डेमोक्रेसी के टाइप्स होते हैं, तो जनरली 3 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी मानी जाती है। दैट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव को इनडायरेक्ट भी बोला जाता है, रिप्रेजेंटेटिव या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। एंड थर्ड है आपका पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले डायरेक्ट डेमोक्रेसी की हम बात करें तो जनरली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसी कंट्री, कोई ऐसा रीजन जहां पर बहुत कम लोग रहते हैं, जैसे सपोज 20,000 50,000 इतने समथिंग जो है पीपल रहते हैं, बहुत कम पॉपुलेशन है जहाँ की। तो वहां पर क्या होगा कि एक सिंगल रूम के अंदर या सभी जो है किसी बड़े हॉल के अंदर सारे लोग इकट्ठे हो सकते हैं, सभी साथ में आ सकते हैं। मतलब वैसे तो पॉसिबल नहीं है इतने लोगों का साथ में आना, बट स्टिल जैसे जहां पर कोई बहुत छोटी सी पॉपुलेशन है तो वहां पर वो सभी साथ में आएंगे, वो सभी बात करेंगे कि यार देखो हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉवर्टी है, या हमारे यहाँ पर हेल्थ केयर की जरूरत है, या फिर हमारे यहाँ पर जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ या क्वालिटी एजुकेशन की जरूरत है। इन सारी चीजों को हमको इंश्योर करना है, तो उसके लिए हमको जो है कुछ रूल्स पॉलिसीज लेकर आनी होगी कि जैसे फॉर एग्जांपल हम सभी मिलकर इतना फंड जो है इकट्ठा करेंगे, उससे हम एक स्कूल ओपन करवाएंगे जिससे हमारे बच्चे जो है उस स्कूल के अंदर पढ़ सकेंगे। तो ये एक जनरली क्या हो गया कि सभी जो है साथ में आ रहे हैं और फिर उसके मतलब सभी पीपल के पार्टिसिपेशन, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन के थ्रू जो है सारा कुछ रूल, सारा कुछ फंक्शनिंग जो है वो चल रहा है। सो इन शॉर्ट इट इज अ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन विच all citizens can participate in making of the public decisions directly without any intermediaries of elected or appointed officials। तो यहाँ पर किसी इलेक्शन या किसी अपॉइंटमेंट के थ्रू किसी ऑफिशियल या किसी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, बल्कि जो लोग हैं वही डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड दैट इज योर डायरेक्ट डेमोक्रेसी। सेकेंड है आपका रिप्रेजेंटेटिव या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ये जो इंडिया के अंदर है। इसमें क्या एक चीज होती है कि सिटीजन्स इलेक्ट लीडर्स टू मेक पॉलिटिकल डिसीजंस, फॉर्मुलेट लॉज एंड एडमिनिस्टर प्रोग्राम्स फॉर द पब्लिक गुड। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर ये होता है कि जो भी सिटीजन्स होते हैं वो अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं, वही उनके लिए पॉलिटिकल डिसीजंस लेता है, वही उनके लिए लॉज बनाता है और सारे प्रोग्राम्स लेकर आता है जो कि पब्लिक गुड के लिए होने वाले हैं। मतलब जैसे इंडिया में है तो इंडिया में सभी जो है इलेक्शंस होता है ना, हर 5 ईयर्स के अंदर हमारे यहाँ इलेक्शन होता है। अब उस इलेक्शन में जितने भी सिटीजन्स है वो पार्टिसिपेट करते हैं, अपना वोट देते हैं उस एक पर्सन को जिसे वो अपना लीडर बनाना चाहते हैं, और जब वो पर्सन जीत जाता है या कोई पार्टी, क्योंकि हमारे यहाँ पार्टी सिस्टम चलता है, तो जो भी पार्टी जो है वो जीत जाती है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है, उसकी गवर्नमेंट फॉर्म होती है और उसके बाद में वो लोगों के लिए मतलब सिटीजन्स के लिए पब्लिक गुड के लिए प्लान्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स लेकर आते हैं। सो दैट इज इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहां हमने हमारे एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर लिया है। नेक्स्ट है आपका पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। तो पार्टिसिपेटरी के अंदर क्या है कि जहां पर गवर्नमेंट भी होगी और साथ ही साथ में पीपल्स का पार्टिसिपेशन भी होगा। तो मतलब आप बोलेंगे कि यार ये तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस तरह की डेमोक्रेसी। देखो बेसिकली क्या है यहाँ पर, इट इज अ सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी इन विच द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप और कम्युनिटी पार्टिसिपेट कलेक्टिवली इन टेकिंग मेजर डिसीजंस। हाउएवर इट इज नॉट अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। द सिटीजंस हैव द पावर टू डिसाइड डायरेक्टली रिगार्डिंग अ पॉलिसी एंड पॉलिटिशियंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग दोज पॉलिसी डिसीजंस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेडरॉक ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज ये कोई पर्टिकुलर एरिया है,
यहाँ पर जब इलेक्शंस हुए थे तो जस्ट सपोज हमने इस ए पर्सन को हमारा लीडर चूज किया था, ये ए पर्सन जो है हमारा लीडर है, बट स्टिल जस्ट सपोज इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि हमको पब्लिक वेल्स बनाने हैं, हमको जो है पब्लिक वेल्स बनाने, क्योंकि हमारे यहाँ पर वाटर की जो है बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज है और सभी को जो है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर नहीं मिल पाता, इवन ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं मिल पाता है, तो हमको यहाँ पर 2 पब्लिक वेल्स लगाने हैं। तो अब जो है यहाँ जितने भी लोग रहते हैं इस एरिया में, जस्ट सपोज 100 पीपल रहते हैं, जस्ट सपोज फॉर एग्जाम्पल 100 पीपल रहते हैं, सभी साथ में आएंगे, बात करेंगे कि देखो जो है हमारे यहाँ पर हमारे रीजन के अंदर जो है पानी की बहुत ज़्यादा समस्या हो चुकी है, हमको पीने को पानी भी अच्छे से नहीं मिल पा रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम जो है पब्लिक वेल्स बनाते हैं। इस एक चीज़ के थ्रू क्या होगा कि हमारे यहाँ पर सबको अच्छे से पानी जो है वो इंश्योर हो पाएगा, हमारी सारी नीड्स जो है, जो भी सारी चीजें हैं वो फुलफिल हो पाएंगी। अब इनने डिसीजन ले लिया कि भाई 2 पब्लिक वेल्स जो है हमारे एरिया में बनने चाहिए। तो ये 2 पब्लिक वेल्स ये 100 पीपल नहीं बनाएंगे, ये 100 पीपल बोलेंगे अपने इस लीडर को कि हमने जो है हमारे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और हम सभी ने आपस में साथ में मिलकर जो है एक मतलब डिबेट्स डिस्कशन के थ्रू ये एक चीज एक कंक्लूजन पर हम पहुंचे कि हमारे यहाँ 2 पब्लिक वेल्स बनने चाहिए। अब उसके लिए काम कौन करेगा, ये ए पर्सन, क्योंकि इन सभी ने मिलकर अपना लीडर किसको बनाया है, इस एक पर्सन को। सो दैट इज व्हाट कॉल्ड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, जहां पर एक तरीके का लीडरशिप भी है, एक गवर्नमेंट भी है, एक ग्रुप भी है जो आपके लिए काम कर रहा है, बट उस ग्रुप को किस तरह से जो सारी चीजें करनी है, मतलब ये तो अपनी तरफ से वर्क करते ही हैं यहाँ के पब्लिक गुड के लिए, बट स्टिल और भी कुछ चीजें हैं तो उसमें लोग आपस में साथ में आ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं और फाइनली अपने जो भी मतलब पॉलिटिशियन है या जो भी लीडर है उसको उस एक चीज के बारे में बता सकते हैं। तो मतलब वो डायरेक्टली जो है किसी पॉलिसी किसी चीज को लेके डिसीजंस ले सकते हैं। सो दैट इज योर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, जहां पर मतलब एक तो डायरेक्ट फॉर्म होता है कि जहां पर गवर्नमेंट ही नहीं है दूसरा रिप्रेजेंटेटिव या इनडायरेक्ट फॉर्म हो गया जहां पर गवर्नमेंट है और फिर गवर्नमेंट काम करेगी, लेकिन ये एक चीज क्या होगी कि गवर्नमेंट भी है और पीपल भी है, तो सब जो है दोनों मिलके साथ में काम करने वाले हैं, एंड दैट इज योर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। क्लियर है? अब ये एक चीज मैंने इतना ज्यादा अच्छे से आपको क्यों बता दी, मतलब अच्छे से तो मुझे बताना ही था, बट इतना ज्यादा डिटेल में मैंने आपको क्यों बता दी, इसलिए बता दी क्योंकि आपको डेमोक्रेसी उसके टाइप्स ये जो है बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अब जो हमारी नेक्स्ट थीम है दैट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जैसे कि हम जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बेडरॉक ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, मतलब कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके थ्रू ही ये जो इंडियन डेमोक्रेसी है ये चल रही है, एस्टैब्लिश हुई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जनरली क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक ऐसा फ्रेमवर्क या इन शॉर्ट मैं ये कहूं कि एक ऐसी रूल बुक जिसके अंदर इंडिया को किस तरह से गवर्न करना है, इंडिया को किस तरह से चलना है, इंडिया कैसी कंट्री होने वाली है, इंडिया के सिटीजन्स के पास में कितने राइट होंगे, इंडिया में इक्वालिटी होगी, लिबर्टी होगी, ये हर एक चीज उस एक रूल बुक के अंदर बताई गई है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसके अंदर पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स, प्रोसीजर्स, गवर्नमेंट की पावर, इन सारी चीजों को एक्सप्लेन किया जाता है। इन शॉर्ट इंडिया क्या है वो अगर आपको समझना है तो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रीड करना चाहिए, और इंडिया कैसे गवर्न होगी, इंडिया कैसे रन होगी, अगर आपको ये भी जानना है, इंडिया में क्या सारे लॉज हैं, अगर आपको ये जानना है, आपके पास में कितने सारे राइट्स हैं, तो वो सब कुछ आपको कैसे पता चलेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना ही होगा ना, तभी तो ये सारी चीजें हुई, और किसने बनाया, ऐसा तो है नहीं कि कोई ऐसी बुक थी जो एकदम हमारे पास में आ गई और बिल्कुल जो है जादू हो गया और फिर हम उस तरह से रूल करने लगे। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, फ्रेम किया गया। हम बोल रहे हैं ना कि ये एक फ्रेमवर्क है कि आपको कैसे रन होना है, तो सेम वे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी एक फ्रेम है, एक जो है रूल बुक है एक तरह से इंडिया के लिए। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी सर्व सेवरल पर्पसेस, इट लेज डाउन सर्टेन आइडियाज दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट इट्स सिटीजंस एस्पायर टू लिव इन। और क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे पर्पसेस को बताता है, तो सेम वे में उसके सिटीजन्स को कैसी लाइफ चाहिए उसके आइडियाज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताए जाएंगे, साथ ही साथ में इंडिया कैसी कंट्री होगी इसके आइडियाज भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताए जाएंगे। एंड इट हैज सर्टेन कोर वैल्यूज दैट कॉन्स्टिट्यूट इट्स स्पिरिट एंड आर एक्सप्रेस्ड इन वेरियस आर्टिकल्स एंड प्रोविजंस। और इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ कोर वैल्यूज हैं, वो कोर वैल्यूज जो है ना इस एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को बनाए रखती हैं, और ये सारी चीजें हमको इंडिया के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो ढेर सारे आर्टिकल्स, जो ढेर सारे प्रोविजंस दिए गए हैं उसके थ्रू समझ में आती हैं या उसके थ्रू जानने को मिलती है। तो यहाँ पर हम कुछ कोर वैल्यूज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी को डिस्कस करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे पहले तो वो कौन सी कोर वैल्यूज हैं जो इंडियन डेमोक्रेसी को बनाए रखती हैं। क्लियर है? आइए भी समझ में। सो देखो,
डेमोक्रेसी इज नॉट अ मॉडर्न टर्म, इट हैज बीन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। डेमोक्रेसी कोई नया वर्ड तो नहीं है, बहुत पहले से एग्जिस्टेंस में था, बट इट इज अ कॉम्बिनेशन एज वेल एज री इंटरप्रिटेशन ऑफ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल आइडियाज। तो मतलब वो ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, और जब इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हो गया, ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ से चले गए, और जब हमने हमारी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट फॉर्म करी, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना, तब से हमने डेमोक्रेसी की बात करी, ऐसा कुछ नहीं था। डेमोक्रेसी की बात हमारे यहाँ बहुत पहले से हो रही थी, और इंडिया एक तरह से अगर हम कहें एंशिएंट इंडिया की हम बात करें तो वो डेमोक्रेटिक ही था कहीं ना कहीं। और फिर उसके बाद में जनरली होता क्या है, जैसे जैसे हम मतलब समझदार होते हैं ना, ये एक चीज बोल सकते हैं कि जब हमारे यहाँ पर कॉलोनियल रूलर्स एंटर किए थे ना, तब इंडियंस ना बड़े ही मतलब मासूम लोग होते हैं। मासूम इन द सेंस ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर कोई बहुत जो है मतलब तेजस्वी लोग नहीं थे या किसी के पास में कोई नॉलेज नहीं था। इंडिया बहुत अच्छा था, ठीक है, इंडिया में बहुत अच्छे लोग भी थे। बस ये एक चीज है कि हमारे यहाँ पर ना मतलब वो ऐसा रहता ना कि लड़ाई झगड़े ना करना, बहुत अच्छे से रहना, बहुत अच्छे से लव अफेक्शन के साथ में सबके साथ में रहना है, अच्छे से जो है अपने लोगों के लिए काम करना है। और ऐसे हमारे यहाँ पर लीडर्स भी हुए, ऐसे हमारे यहाँ पर बहुत मतलब ऐसे बोलते ना कि बहुत तेजस्वी लोग भी हुए। बट उसके बाद में जब हमारे यहाँ पर कॉलोनियल रूलर्स आ जाते हैं तो इंडिया को ऐसा लगता है कि मतलब इंडिया को पता ही नहीं चलता ना कि कब हम किसी दूसरी कंट्री के रूल के अंडर आ चुके हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें थी, मतलब आप ये सारी चीजें बहुत पहले से जानते हो। तो क्या होता है कि धीरे धीरे फिर हमको समझ में आता है कि भाई मतलब हम जो है अगर ऐसे ही रहे, मतलब अगर हमारा इसी तरह का एक नेचर रहा इंडियन पीपल का, तो हमारे ऊपर ना जाने कितनी कंट्रीज आके रूल करेंगी और ना जाने कितने सालों तक हम गुलाम रहेंगे। तो अब हमको इस ये जो मतलब गुलामी है ना, इससे हमको बाहर आना है। हमको अब जो है ब्रिटिशर्स का गुलाम नहीं रहना है, तो उसके लिए हमको इंडिपेंडेंट होना होगा, हमको इंडिया की बात करनी होगी, इंडियन पीपल की बात करनी होगी। तो इस एक तरीके की मेच्योरिटी की मैं आपसे बात कर रही हूँ कि जब ये सारी चीजें जो है ना इंडियंस को समझ में आने लग जाती हैं कि ये ब्रिटिशर्स सिर्फ और सिर्फ हमारा एक्सप्लॉइटेशन करने के लिए आए हैं, ये हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं करने वाले हैं। और अगर ये नहीं गए तो इंडिया ना जाने कितने सालों तक जो है ब्रिटिशर्स के रूल में रहेगा और ना जाने कितनी कंट्रीज का गुलाम रहेगा। तो इस तरह से क्या होता है कि ब्रिटिशर्स के जो भी मतलब जो मॉडर्न आइडियाज होते हैं या जो भी वेस्टर्न आइडियाज होते हैं और जो इंडियन आइडियाज होते हैं, उन दोनों चीजों के मिक्सचर के थ्रू एक तरह से इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो एस्टैब्लिश होती है। अब ये सारी चीजें कैसे होती हैं वो धीरे धीरे आपको क्लियर होगा। तो देखो क्या होता है कि मैं आपको बोल रही हूँ एक कॉम्बिनेशन है, एक इंटरप्रिटेशन है मॉडर्न और ट्रेडिशनल आइडियाज का। अब जो मॉडर्न आइडियाज हैं वो कॉलोनियल रूल से ही लिए गए, एंड ट्रेडिशनल आइडियाज फ्रॉम फोकवेयर एंड एपिक्स। The British introduced Western education to create educated Indian middle class that would help colonial rulers to continue their undemocratic and discriminatory rule. A section of Western educated Indians did emerge. अब देखो जैसे इंडिया, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं कि जब इंडिया के अंदर वेस्टर्न एजुकेशन होगा तो उसके थ्रू क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस वेस्टर्न एजुकेशन को गेन करेंगे और हमारे इस ब्रिटिश रूल को और ज़्यादा आगे बढ़ाने में हमारी ही हेल्प करेंगे और वो हमारे अंडर में जॉब करने लग जाएंगे। बट होता क्या है, बिल्कुल उल्टा। जब इंडियंस वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में जानते हैं तो उनको लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेसी, सिटीजन्स राइट, इन सारे आइडियाज़ के बारे में मालूम चलता है। और वो ये बोलते हैं कि एक तरफ तो वेस्टर्न कंट्रीज जिसमें ब्रिटेन भी इंक्लूडेड है, एक तरफ तो वो बड़ी बात करते हैं इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी की, और वहीं दूसरी तरफ इंडिया को रूल बना मतलब इंडिया को जो है अपना गुलाम बना के रखा है, जिसके अंदर इंडियन पीपल के ऊपर इतना ज्यादा जो है मतलब अत्याचार वो लोग करते हैं, इतना ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन उनका करते हैं। डेमोक्रेसी तो बिल्कुल भी नहीं है, इक्वालिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जब इंडियंस ने इन सारी चीजों के बारे में जाना और समझा, दैट इज द मिक्स ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न आइडियाज। तो सबसे पहले मॉडर्न आइडियाज की हम बात करें तो जो वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू उनको मॉडर्न आइडियाज या वेस्टर्न आइडियाज के बारे में मालूम चला, तो क्या हुआ कि इंडियंस की ही एक वेस्टर्न एजुकेटेड मिडिल क्लास डेवलप हो जाती है जो वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू पढ़ी लिखी है। मतलब ब्रिटिशर्स क्या चाह रहे थे कि वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू एक ऐसी क्लास बने जो ब्रिटिशर्स की हेल्प करे, बट होता बिल्कुल इसका उल्टा है। और फिर धीरे धीरे जो ये इंडियंस की एक क्लास इमर्ज हुई है, ये क्या करती है कि ये डेमोक्रेसी और ये सारे आइडियाज़ को जानने समझने लग जाती है। तो इंडिया में भी बात करने लग जाती है कि हमें भी लिबर्टी चाहिए, हमें भी डेमोक्रेसी चाहिए, हमें भी सोशल जस्टिस चाहिए। और ये जो सारे आइडियाज़ हैं ये मिक्सअप होते हैं हमारे अपने ट्रेडिशनल आइडियाज़ के साथ में, जो इंडिया में सालों से चले हुए आ रहे हैं कि इंडियंस को मतलब जैसे हमारे यहाँ पर एक चीज़ है ना कि सोशल जस्टिस हो, इक्वालिटी, जो चीज़ें हम हमेशा से बात करते हुए आ रहे हैं, और जो इंस्टीट्यूशंस हमारे यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कास्ट सिस्टम हमारे यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, हमारे यहाँ पर जो है, और इसके अलावा मैरिज
नॉलेज, इंस्टीट्यूशंस, रिलीजन, ये सारी चीज़ें। तो इन सारे आइडियाज़ को एक कंबाइन करके, एक इसका कॉम्बिनेशन बना के हमने डेमोक्रेटिक आइडियाज़ या डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के लिए फाइट करी। किससे फाइट करी? ब्रिटिशर्स के साथ में। नाउ द कोर वैल्यूज हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। और इस तरह से ये जो सारी कोर वैल्यूज हैं, दैट इज डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस, नेशनलिज्म, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सारी कोर वैल्यूज जो है ना डेमोक्रेसी की, ये इंडिया का बिल्कुल एक इंटीग्रल पार्ट बन गई। ऑल द थ्री वैल्यूज एसोसिएटेड विद फ्रेंच रिवॉल्यूशन, दैट इज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, आर कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट इन इंडियन सोसाइटी एंड पॉलिटी। अब इसके साथ में और भी जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की सारी वैल्यूज हैं, जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये जो थ्री वैल्यूज हैं, ये इंडियन सोसाइटी के अंदर भी होना चाहिए। इस एक चीज़ को लेके जो है मतलब एक तरह से इंडियंस के अंदर वो जागरूकता आ जाती है। फिर उसके बाद में इंडिया जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉवर्टी भी है, बहुत ज़्यादा सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी है, तो हमको उसको भी खत्म करना है। तो जो वो मिक्स ऑफ आइडियाज़ मैं आपको बोल रही हूँ कि ये यहाँ तक आपके मॉडर्न आइडियाज़ चल रहे हैं कि जैसे वेस्टर्न एजुकेशन हो गई, डेमोक्रेटिक आइडियाज़ हो गए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडियाज़ हो गए। फिर उसके बाद में इंडिया के जो अपने ट्रेडिशनल सारी चीजें हैं, जैसे डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, पॉवर्टी चल रही, तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये तो इंडियन प्रॉब्लम्स हो गई, बट उसके अलावा जो इंडिया के अपने आइडियाज थे, उन सारी चीजों को मिक्सअप करके हमने इंडियन डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने की बात की। एंड द इनइक्वालिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ द सोशल डिस्क्रिमिनेशन इन द कंट्री लीड्स टू द क्वेश्चन ऑफ ट्रू मीनिंग और वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी। और इतनी ज़्यादा जो इनइक्वालिटी, इतनी ज़्यादा जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन इंडिया के अंदर चल रहा है, उस एक चीज़, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये हमें इस एक चीज़ की तरफ पॉइंट करती हैं कि एग्जैक्टली डेमोक्रेसी का क्या मीनिंग है। और डेमोक्रेसी इंडिया के अंदर तो होनी ही चाहिए ना। अगर इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है, तो it raises questions like, is democracy only related to political freedom or is it only related to economic freedom and social justice? तो मतलब यहाँ से वो क्वेश्चंस आने लग जाते हैं कि डेमोक्रेसी क्या सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए होती है, क्या सिर्फ इकोनॉमिक फ्रीडम के लिए होती है, या सिर्फ अगर सोशल जस्टिस हो रहा है तो जो है डेमोक्रेसी हो जाएगी। तो इसीलिए फिर ये जो सारे आइडियाज़ हमारे यहाँ पर इंडिया में चल रहे थे, इसके थ्रू हमारे यहाँ पर एक जो है मतलब वो बोलते हैं ना कि एक जागरूकता आ जाती है कि हमको भी इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना है। और फिर उसके बाद में बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जो कि इंडिया के मतलब इश्यूज के साथ में डील कर रहे थे, इवन प्री इंडिपेंडेंट पीरियड में भी। तो इवन बिफोर इट्स इंडिपेंडेंस, अ विजन ऑफ व्हाट इंडिपेंडेंट इंडिया शुड लुक लाइक इमर्ज्ड, एंड एज अ रिजल्ट मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स मेट एंड ड्राफ्टेड अ बेसिक आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया इन 1928। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस एक लाइन को हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या एक चीज़ कही जा रही है कि हम बात करें कि इंडिया को डेमोक्रेसी कैसे बनाया, कैसे बात आने लगी कि इंडिया डेमोक्रेसी होगी। तो सबसे पहले कॉलोनियल रूल में जो सारे आइडियाज चल रहे थे, मॉडर्न आइडियाज जो थे वो, दूसरी तरफ इंडिया की जो सारी एक पोजीशन थी कॉलोनियल टाइम में वो, और इसी के साथ में हमको ये एक चीज़ लगने लगी कि बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो इंडिया के अंदर हैं, पॉवर्टी है, इनइक्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है, इनजस्टिस है। ये सारी चीज़ों को अगर रिजॉल्व करना है तो सबसे पहले इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाना है और इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक आइडियाज़ को लेकर आना है। तो यहाँ से जो है इंडियन डेमोक्रेसी की बात स्टार्ट होने लगती है और उसके लिए जो है मतलब बहुत सारे ऐसे मेजर्स पहले ही ले लिए जाते हैं। तो जैसे 1928 में मोतीलाल नेहरू और बाकी 8 अदर कांग्रेस लीडर्स जो हैं वो मिलते हैं और वो बात करते हैं कि किस तरह से एक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, एक बेसिक आइडिया कि इंडिया जो है वो इस तरह से होना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बनना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब एक तरह से मैं आपको क्या बता रही हूँ, रूल बुक। तो फिर इसके बाद में कराची रिजोल्यूशन होता है। कराची रिजोल्यूशन होता है 1931 में। मोतीलाल नेहरू ने कब बात करी, 1928 में, और उन्होंने एक बेसिक आइडिया दिया कॉन्स्टिट्यूशन को लेके। फिर कराची रिजोल्यूशन होता है 1931 में, जहां पर आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा इसको लेके एक बहुत ही डिटेल डिस्कशन होता है। सो द कराची रिजोल्यूशन वाज पास्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट इट्स कराची session 1931 that dwelt on how independent India's constitution should look, and the Karachi resolution reflected a vision of democracy that meant not just formal holding of elections but a substantive reworking of Indian social structure in order to have a genuine democratic society. कराची रिजोल्यूशन होता है मतलब कांग्रेस का एक सेशन होता है कराची में 1931 में। तो यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सा जो है डिबेट डिस्कशन होता है कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस एक तरीके का होने वाला है। 1931 की हम बात करें, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, यानी अराउंड फॉर मतलब 16 ईयर्स पहले इस एक चीज़ के बारे में डिस्कशन हो जाता है। तो कराची रिजोल्यूशन में एक ये विजन होता है कि इंडिया डेमोक्रेसी रहेगी, बट डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इलेक्शंस होंगे, पीपल का पार्टिसिपेशन होगा, एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म होगी, दैट इज फॉर द पीपल एंड दैट्स इट। बस कहने के लिए डेमोक्रेसी ना हो, बल्कि वो डेमोक्रेसी एग्जैक्टली में वर्क भी करे। एग्जैक्टली मतलब रियलिटी में जो है वो डेमोक्रेसी वर्क भी करनी चाहिए। हमको एक ऐसी डेमोक्रेसी इंडिया के अंदर, इंडिया के सोशल स्ट्रक्चर के
अंदर जो है फॉर्म करना है, जिसके थ्रू हम ये बोल सकते हैं कि येस, इंडिया इज अ जेन्युइन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो इसके लिए कराची रिजोल्यूशन क्लियरली स्पेल्स आउट द विजन ऑफ डेमोक्रेसी दैट द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया हैड एंड इट आर्टिकुलेट्स वैल्यूज दैट वर फर्दर गिवन फुल एक्सप्रेशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके थ्रू क्या होता है कि कराची रिजोल्यूशन में डेमोक्रेसी का विजन और साथ ही साथ में नेशनलिस्ट मूवमेंट इंडिया में चलाई जाए, इस चीजों को लेके जो है मतलब बहुत एक विजन जो है ना वो क्लियर हो जाता है। कि अभी तक सिर्फ बातें होती थी कि इंडिया इंडिपेंडेंट होगा, इंडिया को भी हमको जो है मतलब इंडिया में अपना एक गवर्नमेंट फॉर्म होनी चाहिए, इंडियन पीपल के लिए बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, पॉवर्टी कम होनी चाहिए, इनइक्वालिटी को हटाना है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना है, सोशल जस्टिस सभी को मिले, ये सारी चीजें इंश्योर करनी है। अभी तक इन चीजों को लेके अलग अलग लेवल पर बातें हो रही थी, बट कराची रिजोल्यूशन के थ्रू एक जो विजन होता है वो बहुत क्लियर हो जाता है कि डेमोक्रेसी इंडिया होगी तो वो कैसी डेमोक्रेसी होगी। तो जैसे जब हमने कराची रिजोल्यूशन पढ़ा तो हमने करीब जो है 28 इवन 30 समथिंग उसके पॉइंट्स पढ़े थे कि कराची रिजोल्यूशन के अंदर क्या सारी चीजें हुई थी। तो बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया था और साथ ही साथ में आपकी बुक में भी एक चीज दी गई है। आपकी बुक में जो है कराची रिजोल्यूशन जब दिया है तो उसके बाद में एक पूरा बॉक्स दिया है, उस बॉक्स के अंदर कराची रिजोल्यूशन के अंदर क्या सारी बातें थी और किस तरह इंडिया होना चाहिए, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, उसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था, जो मैंने भी आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, तो वो उस एक चीज को मैं यहाँ पर नहीं वापस से रिपीट नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये जस्ट एक रिवीजन है। तो हम मतलब समझेंगे तो सारी चीजें जानेंगे कि किस तरह से कराची रिजोल्यूशन था। तो यहाँ से क्या होता है कि एक विजन जो है वो क्लियर हो जाता है डेमोक्रेसी के लिए कि नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है, मतलब पहले जो नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रही थी इंडिया के अंदर, जहाँ पर हम इंडिया की बात करते थे, इंडियन पीपल की बात करते थे, इंडिया इंडिपेंडेंट हो, इस एक चीज़ की बात करते थे, तो वहाँ जो छोटे छोटे अलग अलग स्फीयर्स में बातें हो रही थी वो कराची रिजोल्यूशन के थ्रू एक ये जो पूरा विजन है डेमोक्रेसी को लेकर वो क्लियर हो जाता है कि एग्जैक्टली इंडिया किस तरह की एक डेमोक्रेसी होगी और इसके साथ साथ में कौन कौन सी वैल्यूज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होनी चाहिए और उसको हम किस तरह से एग्जीक्यूट करने वाले हैं, वो सारी चीज़ों पर भी यहाँ पर डिस्कशन हो जाता है। क्लियर है। फिर इसमें क्या, जैसे मतलब जो मैं आपको 28 या 30 रिजोल्यूशंस की बारे में बता रही हूँ कि क्या क्या सारी चीज़ें थी। तो इंडिया में इक्वालिटी होगी, इंडिया में सभी के पास में एम्प्लॉयमेंट होगा, इंडिया में वुमेन के पास में राइट्स होंगे, वुमेन के साथ में भी मतलब मेन वुमेन के बीच में जो है जो डिफरेंसेस हैं उनको हम खत्म करेंगे, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क वाली जो है सारी चीज़ें होंगी, मिलिट्री की जो है ट्रेनिंग लोगों को दी जाएगी। फिर उसके बाद में जो है मतलब इंडिया के अंदर सोशल जस्टिस हमको किस तरह से इंश्योर करना है, इन सारी चीज़ों के ऊपर लेके इलेक्शन होंगे तो कैसे होंगे, वोटर्स के पास में क्या सारे राइट्स होंगे, सिटीजन्स के पास में क्या सारे राइट्स होंगे, हमारे पास में और क्या क्या सारी चीजें रहेंगी, इन सारी चीजों को लेके जो है डिटेल में डिस्कशन होता है। तो बेसिक एक मतलब सारी चीजों का एक कोर अगर मैं निकालूं, एक सार निकालूं तो वो क्या है कि इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेटिक आइडियाज, साथ ही साथ में इलेक्शंस और इक्वालिटी मतलब मैंने अभी आपको बताया, और उसके बाद में आपके यहाँ पर जो है मतलब इलेक्शंस होल्ड होंगे, सभी के पास में जॉब होगा, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होगा, ये सारी आइडियाज आपको उसमें जो है इंप्लीमेंट करने हैं। कब? जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होगा और इंडियन डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं। और सिर्फ ऐसा ही ना हो कि वो बस डेमोक्रेसी बोलने के लिए बनकर रह जाए, बल्कि वो एग्जैक्टली वर्क भी करे। क्लियर है, यह है यहाँ पर समझ में। फिर एक इंडिया का प्रीएम्बल भी है, तो प्रीएम्बल भी मैंने आपको पूरा पढ़ के सुनाया था कि प्रीएम्बल क्या है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड। तो मतलब मुझे तो वो एक चीज़ याद है, आप भी उस चीज़ को याद करो, प्रीएम्बल याद होना चाहिए आपको इंडिया का। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हर एक चीज़ हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ते हैं, बट एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपको ये सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। कल को आप कहीं बाहर जाओगे, कहीं फॉरेन जाते हो, नहीं भी जाते हो, मान लो किसी ने आपसे पूछ लिया आप इंडिया के बारे में क्या जानते हो, तो एग्जैक्टली वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आप इंडिया के पार्ट हो, आप इंडिया के सिटीजन हो, इंडिया एक तरह से आपका घर ही है ना, तो उसके बारे में आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रीएम्बल याद कर लेना। अब प्रीएम्बल जो होता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या है, उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि उसके अंदर क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं, मतलब वो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या सारी चीज़ें कही गई हैं। अब उसको तो कोई पूरा रीड करने बैठेगा नहीं, हमको क्या चाहिए, उसका एक हमको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दो निकाल के कि एग्जैक्टली क्या है। तो वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है आपका प्रीएम्बल। प्रीएम्बल जो है वो डेमोक्रेसी को एज अ वैल्यू बताता है। इसके अंदर ये जो एक डॉक्यूमेंट है ये पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी आपको बता देता है, जिसके अंदर हम बात करते हैं किन सारी चीज़ों की कि इंडिया एक सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इसके साथ में आपका आ गया जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी,
सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये सारे आइडियाज जो हैं आपके प्रियम्बल के अंदर दिए जाते हैं ना। सो वी हैव सॉलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और इसके अलावा एक और टर्म है जो मुझे जस्ट अभी याद नहीं आ रहा है, मतलब ये सोशलिस्ट सेक्युलर से ही रिलेटेड एक और टर्म है, मतलब मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ, अगर मुझे याद आएगा तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं कि इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री होगी जहाँ पर प्राइवेट पर्सनस भी होंगे, जहाँ पर मतलब एक मिक्स्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट हमारे यहाँ पर दिया जाता है, और साथ ही साथ में प्राइवेट के साथ में पब्लिक भी होगी, गवर्नमेंट भी होगी, सभी मिलके काम करेंगे। और हम सोशल मतलब वेलफेयर की बात यहाँ पर करते हैं, सोशल जस्टिस की हम बात करते हैं। जस्टिस जो होगा सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल हर एक तरीके से होने वाला है। इक्वालिटी जो है वो बिफोर द लॉ, बाय द लॉ सभी के पास में होने वाली है। फ्रेटर्निटी होगी जहाँ पर सभी की यूनिटी, इंटीग्रिटी की बात करती है। सबसे पहले इंडिया जो है वो एक यूनिफाइड कंट्री होगा, यहाँ हर एक इंडिविजुअल की इंटीग्रिटी जो है, उसका जो सम्मान है वो हमेशा बना रहेगा। इसके बाद में हम सेक्युलर होंगे, हम सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करने वाले हैं। तो इस तरह से जो है पूरा प्रियम्बल जो है ना वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन की एक फिलोसॉफी को अंडरलाइन करता है। एंड द प्रियम्बल ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है मतलब प्रियम्बल जो है वो हमको ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के पास में ये अथॉरिटी किसने दी, किसने कहा कॉन्स्टिट्यूशन को कि आप हमारे लिए लॉज बनाओ या आप सिटीजन्स के राइट्स की बात करो या इंडिया कैसा होगा इस एक चीज के बारे में बात करो। सो ये अथॉरिटी किसने दी, इंडिया के ही लोगों ने दी। सो प्रियम्बल प्रेजेंट्स द इंटेंशन ऑफ द फ्रेमर्स, द हिस्ट्री बिहाइंड इट्स क्रिएशन एंड द कोर वैल्यूज। तो प्रियम्बल जो है वो एक तरीके से फ्रेमर्स का क्या पूरा एक इंटेंशन था, इसी के साथ साथ में जो ये पूरा प्रियम्बल क्रिएट किया गया, ये जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट किया गया है, इसके पीछे क्या हिस्ट्री थी, इसकी क्या कोर वैल्यूज थी, इन सारी चीजों को डिटेल में हमें डिस्क्राइब करता है। Preamble of Indian Constitution seeks to ensure not only political justice but also social and economic justice. Similarly, it also declares that equality is not just about equal political rights but also of status and opportunity. तो यहाँ पर हम जैसे बात करते हैं जस्टिस की, तो वो जस्टिस सिर्फ पॉलिटिकल जस्टिस नहीं है कि सभी के पास में जो है मतलब सभी को पॉलिटिकली जस्टिस मिलने वाला है हर एक चीज़ में, बट उसके साथ साथ में सोशल इकोनॉमिक लेवल पर भी हो। इक्वालिटी है तो इक्वालिटी सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स को लेकर ना हो कि सभी के पास में वोटिंग राइट्स हैं, बट उसके साथ साथ में आपके अपने स्टेटस, आपके पास में जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं उसकी इक्वालिटी भी होनी चाहिए। तो ढेर सारे जो है हमने फंडामेंटल राइट्स का भी एक डिस्कशन यहाँ पर किया था कि किस तरह से उस इक्वालिटी को बनाए रखती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे मतलब इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल इंटरप्रिटेटर है कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की फाइनल इंटरप्रिटेटर है कि कैसा कॉन्स्टिट्यूशन होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर किसी तरह से कोई चीज़ किसी ने भी गवर्नमेंट ने चेंज करने की कोशिश की है तो वह एग्जैक्टली क्या सारी चीज़ें होनी चाहिए, ये सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो बेसिकली आपका जो प्रियम्बल है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन की एक कोर वैल्यू, उसकी फिलोसफी को बताता है। और ये सारे आइडियाज़ की जो हम बात करें ये किसकी तरफ हमको बताते हैं कि इंडिया कैसी एक डेमोक्रेसी होगी। तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, इस कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनाने की बात चल रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये आइडियाज होंगे। कराची रिजोल्यूशन को हमने डिस्कस किया, तो एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होती है। क्या फॉर्म होती है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है मतलब 1938 के आसपास में जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्म होने की बातें चल रही थी, बट फिर उसके बाद में अगस्त ऑफर होता है, फिर उसके बाद में फाइनली कैबिनेट मिशन आता है 1945 में, जिसके थ्रू फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो फ्रेम होती है। और साथ ही साथ में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कैसे इलेक्शंस होंगे ये सारी चीज़ों पर भी बात होती है। तो क्या होता है कि फाइनली 1945 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम हो जाती है, जिसके अंदर इंडिया के सभी प्रोविंसेस, सभी प्रिंसली स्टेट से जो है लोगों को इलेक्ट करके यहाँ पर जो है मेंबरशिप दी जाती थी। और फिर वो वहां बैठ के सारे डिबेट्स एंड डिस्कशंस करते थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेके। मतलब ऐसा नहीं है कि इक्वालिटी की बात करी तो बस कह दिया कि हाँ इंडिया के अंदर इक्वालिटी रहेगी, बट वो कैसी इक्वालिटी होगी, सिर्फ कहने से तो इक्वालिटी नहीं आएगी, वो इक्वालिटी कैसी होगी। अगर हम डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना चाहते हैं तो हम उसे कैसे खत्म करेंगे। अगर हम सिटीजन्स को राइट्स देना चाहते हैं तो वो कौन कौन से राइट्स होंगे, कौन कौन से राइट्स नहीं होंगे, इन सारी चीजों पर डिटेल में डिबेट्स एंड डिस्कशन होता है, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स बोलते हैं।
ठीक है। तो अब यहाँ पर वो थोड़े थोड़े जो है आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स देख लेते हैं कि क्या सारी चीजें उसके अंदर होती हैं और कैसे हम फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचते हैं और फाइनली कैसे ये एक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, जो कि एक इतना इंपॉर्टेंट मतलब जो है हमारे यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट इस फॉर्म में है कि वो ये हमको बता रहा है कि इंडिया किस तरह का होगा, इंडिया के सिटीजन जो हैं वो किस तरह के उनके पास में राइट्स होंगे, इंडिया की गवर्नमेंट जो होगी वो किस तरह से रूल करने वाली है, ये सारी चीजों के बारे में बताया गया है। तो एक तरह से अगर हम किसी भी चीज को कभी रेफर करेंगे इंडिया के पर्सपेक्टिव में तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में क्या एक चीज कही गई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो कैसे फ्रेम हुआ तो उसके लिए बहुत सारे डिबेट्स एंड डिस्कशन चलते हैं। लाइक गांधी जी 1939 wrote an article in the journal Harijan called The Only Way, in which he said the Constituent Assembly alone can produce a constitution indigenous to the country and truly and fully representing the will of the people, one based on unadulterated adult franchise of both men and women। अब जैसे गांधी जी ने अपनी एक बुक के अंदर ये चीज़ लिखी कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने वाली है, तो वो बहुत इंडिजिनस होने वाला है। मतलब कि यहाँ पर सभी लोगों का विल जो है उसको बताया जाएगा, सभी पीपल जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं उनकी क्या इच्छाएं हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमको रखना है, क्योंकि इसको अथॉरिटी इंडियन पीपल ने ही दी है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन पीपल के ही लिए है। तो जिसके अंदर वो एक बात करते हैं एडल्ट फ्रेंचाइज ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन, कि सभी के पास में एडल्ट फ्रेंचाइज वो जो होता है कि एक जो वोटिंग राइट्स है और साथ ही साथ में जो है ये सारी चीजें होनी चाहिए और उसमें किसी तरह का कोई एडल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, किसी तरह की कोई मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। अगर एडल्ट फ्रेंचाइज मेन के पास में जैसा है तो सेम वे में वुमेन के पास में भी होना चाहिए। The demand in 1939 for Constituent Assembly was accepted by the British, and in 1945 elections for the Constituent Assembly were held, and in July 1946 the Constituent Assembly formed। वही जो मैं अभी आपको बता रही थी कि कैबिनेट मिशन प्लान जो है 1945 में आता है, फिर इलेक्शंस वगैरह होते हैं फाइनली, और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्सपर्ट कमेटी जो है वो एक रेजोल्यूशन पास करती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, और फिर बाद में फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हो जाती है। नाउ इट कंटेन द डिक्लेरेशन दैट इंडिया शैल बी अ रिपब्लिक वेयर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस विल बी गारंटीड टू ऑल द पीपल। तो ये जो रिजोल्यूशन आता है इसके अंदर क्या सारे डिक्लेरेशन होते हैं कि इंडिया एक रिपब्लिक रहेगी जिसके अंदर सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस को हम इंश्योर करेंगे, और जो है सभी लोगों के लिए होने वाला है। मतलब सोशल लेवल पर, सोसाइटी लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर सभी के साथ में जस्टिस होगा, सभी के साथ में न्याय होगा, और ये एक रिपब्लिक होगी। मतलब कि यहाँ पर जो इंडिया का हेड होने वाला है वो इलेक्टेड होने वाला है, इलेक्शंस के थ्रू इंडिया का जो हेड होगा वो उसको हम यहाँ पर फाइनलाइज मतलब जो है करने वाले हैं। फिर इसके अंदर ढेर सारे डिबेट्स होते हैं, वो सारे डिबेट्स हमने डिटेल में उसको भी डिस्कस किया था कि जैसे जो बी दास होते हैं, फिर उसके बाद में जो है बोस होते हैं, फिर उसके बाद में जो है अंबेडकर होते हैं, वो कैसे अपने सारे आइडियाज़ को बताते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को लेकर बात होती है कि गवर्नमेंट की जो पावर होगी वो कौन डिसाइड करने वाला है, पीपल डिसाइड करने वाले हैं। गवर्नमेंट अथॉरिटेरियन नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मान लो इंडिया गवर्नमेंट कभी कल को ऐसा मान ले कि मेरे पास में तो पावर है, मुझे लोगों ने पावर दी है, तो मैं उस पावर का गलत यूज कर लूं, तो अगले 5 साल बाद जब इलेक्शन होंगे तो वो गवर्नमेंट को जो लोग हैं वो हटा देंगे, जो पीपल हैं, इंडियन सिटीजन जो हैं वो उसको हटा देंगे, वो उसको वोट ही नहीं देंगे, उसको इलेक्शंस के थ्रू जिताएंगे ही नहीं, ना ही वो रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, ना ही उसकी गवर्नमेंट फॉर्म होने वाली है। फिर इसके बाद में और चीजें बताएगी कि जैसे इक्वालिटी है, इसके बाद में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है, तो जो भी एबल पीपल हैं जिनके पास में भी कैपेसिटी है, हमको उनको जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हमारे यहाँ पर होनी चाहिए, वुमेन के पास में भी राइट्स होने चाहिए, एजुकेशन की बात जो है यहाँ पर की जाती है। फिर उसके बाद में जो सिटीजन्स हैं उनके पास में कौन कौन से राइट्स होने वाले हैं, वो अपने उन राइट्स को किस तरह से जो है यूज़ कर सकते हैं। फिर इमरजेंसी को लेके भी बातें होती हैं। तो ऐसे ढेर सारा जो है बहुत लंबा सा डिबेट्स और डिस्कशन इसके ऊपर चलता है। सो उसके भी बहुत ज़्यादा डिटेल्स में इसलिए नहीं जाना है क्योंकि वो भी हमने डिस्कस कर लिया। बस यहाँ पर देखो क्या चीज़ है आपको जाननी, कि जैसे आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे हो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस तरह से हम जो बोलते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी का बेडरॉक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रेम होता है। तो नेशनलिस्ट मूवमेंट जो चल रही थी वहाँ से डेमोक्रेटिक आइडियाज़ की बात होती, वेस्टर्न एजुकेशन के साथ में स्टार्ट होती है, धीरे धीरे करके कराची रिजोल्यूशन में उसको एक प्रॉपर विजन मिल जाता है। इन सारी चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर रखा जाता है, इन सारे व्यू पॉइंट्स को, और फाइनली इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाता है। उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारे डिबेट्स होते हैं, जो डिबेट्स भी मैंने आप
आपको डिटेल डिस्कशन के अंदर पढ़ाए हुए हैं, हर एक डिबेट का मीनिंग मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो अब वो जो है वो सारे डिबेट्स होते हैं। फिर उसके बाद में किस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली फ्रेम होता है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, प्रीएम्बल, जिसको हमने जो है पूरा मतलब डिटेल में याद भी किया है, उसको समझा भी है, पढ़ा भी है। तो वो प्रीएम्बल हमको बताता है कि एग्जैक्टली कोर वैल्यूज क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमको इंडियन डेमोक्रेसी की कोर वैल्यूज के बारे में बताता है। क्लियर है, ये भी आ गया यहाँ पर समझ में। अब नेक्स्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स एंड सोशल जस्टिस, इंटरप्रिटेशन टू एड सोशल जस्टिस। कॉन्स्टिट्यूशन के अपने नॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशन में जो सारा सोशल जस्टिस की हम बात करते हैं, तो वो सारी चीज़ें कैसे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे सोशल जस्टिस को एड करता है, इस एक चीज़ को हमको समझना है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोशल जस्टिस को हमको समझना है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट जस्ट अ रेडी रेफरेंसर ऑफ डूज एंड डोंट्स फॉर सोशल जस्टिस, इट हैज़ द पोटेंशियल फॉर मीनिंग ऑफ सोशल जस्टिस टू बी एक्सटेंड। अब कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो जैसे सोशल जस्टिस को कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर कर रहा है, बट उसमें कुछ ऐसे डूज एंड डोंट्स नहीं बताएंगे, अगर आप ये करोगे तो इंडिया में सोशल जस्टिस होगा, आप ये नहीं करोगे तो इंडिया में सोशल जस्टिस नहीं होगा। इस तरह से डूज एंड डोंट्स नहीं बताए गए, बल्कि ये एक ऐसा पोटेंशियल है जिसके थ्रू हम सोशल जस्टिस को एक्सटेंड कर पाते हैं। मतलब ये एक मीन्स है जिसमें बताया जाता है कि इंडिया में कैसे हम सोशल जस्टिस को इंश्योर करेंगे, मतलब क्या क्या सारे मीन्स जो है हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि सोशल मूवमेंट्स हैव आल्सो एडेड द कोर्ट्स एंड अथॉरिटीज टू इंटरप्रेट द कंटेंट ऑफ राइट्स एंड प्रिंसिपल्स इन गवर्निंग इन कीपिंग विद द कंटेम्प्रेरी अंडरस्टैंडिंग ऑन सोशल जस्टिस। तो जैसे कि बहुत सारी ऐसी सोशल मूवमेंट्स होती रहती हैं जहां पर हम सोसाइटी में किसी पर्टिकुलर इशू को लेके चेंज लेकर आना चाहते हैं। तो इन सोशल मूवमेंट्स के थ्रू जो कोर्ट्स होती हैं, जो अथॉरिटीज होती हैं, वो भी मतलब जब क्या होता है, जैसे कोई सोशल मूवमेंट होती है तो सोसाइटी का एक बहुत लार्ज मतलब एरिया इन द सेंस कि मतलब बहुत सारे लोग जो है वो साथ में पार्टिसिपेट करते हैं किसी पर्टिकुलर इशू के लिए, और उसके लिए वो जो है मतलब प्रोटेस्ट करते हैं और फिर अपने तरीके से उन सारी चीज़ों को टैकल करते हैं, और फाइनली वो इशू अगर रिजॉल्व होता है, नहीं होता है, या मूवमेंट चल रही हो उस एक टाइम पीरियड में, तो क्या होता है उससे जो कोर्ट्स होती हैं, जो अथॉरिटीज़ होती हैं, वो भी इन चीज़ों को समझती हैं कि हमको कहाँ कहाँ पर सोशल जस्टिस को इंश्योर करना है। तो जो मैं आपसे बात कर रही थी कि जैसे पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह होती हैं, प्रेशर ग्रुप्स वगैरह होते हैं, तो वो भी सोशल जस्टिस को इंश्योर करने में हेल्प करते हैं। The Constitution remains a means to channelize and civilize political power towards social welfare। तो Constitution क्या है, सिर्फ एक मीन्स है जिसके थ्रू हम पॉलिटिकल पावर को यूज करके सोशल वेलफेयर कर सकते हैं और सोशल जस्टिस को इंडिया के अंदर लेकर आ सकते हैं। क्लियर है, ये भी आया यहाँ पर समझ में कि कॉन्स्टिट्यूशन और सोशल जस्टिस के बीच का एक क्या मतलब रिलेशनशिप है, कि कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं बताता कि क्या करो तो सोशल जस्टिस आएगा, क्या नहीं करो तो सोशल जस्टिस आएगा, बल्कि एक ऐसा मीन्स जहाँ पर ये बताया जाता है कि सोशल जस्टिस कैसे लाना है, उसके क्या सारे तरीके हो सकते हैं। क्लियर है। फिर उसके बाद में एक लॉ एंड जस्टिस का डिस्टिंक्शन आपको जो है दिया गया है। तो लॉ क्या है, मतलब लॉ का एसेंस क्या होता है, उसकी फोर्स में होता है। एक लॉ या हम कानून कहें जो हमको बताया जाता है कि इसको हमें फॉलो करना है, और उसके पीछे जो फोर्स काम कर रही है वो कौन सी फोर्स है, स्टेट। स्टेट की पावर लॉ के पीछे होती है। कोई भी कानून बनता है उस कानून के पीछे स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो वहां पर आपको बता रही होती है कि इस एक लॉ को, इस एक कानून को आपको जो है सभी को फॉलो करना है। तो उसको फॉलो करना है, ये जो मतलब ये जो एक उसकी फोर्स होती है ना, ये उसके पीछे काम कर रही होती है, या स्टेट जो है वो उसके पीछे काम कर रहा होता है। जस्टिस का मतलब है फेयरनेस। The norm from which all other rules and authorities flow is called constitution। अब जैसे कोई भी लॉ है तो उस लॉ के थ्रू हम जस्टिस या फेयरनेस ही तो बनाना चाहते हैं, उस लॉ को हम सभी को फॉलो करना है, और जस्टिस मतलब फेयरनेस जो है वो हमारे यहाँ पर बनी रहनी चाहिए। इन दोनों के लिए ही कॉन्स्टिट्यूशन ने काम किया हुआ है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन से ही सारे रूल्स, सारे रेगुलेशंस, कैसे जस्टिस इंश्योर करना है, कैसे जो है एसेंस क्या होगा लॉ का, ये सारी चीज़ें कहाँ से हमको पता चलती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से ही। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर एक अथॉरिटी, हर एक रूल, हर एक रेगुलेशन को लेके मतलब हर एक चीज डिफाइंड की गई है। जैसे अगर हम कोर्ट्स की बात करें तो कोर्ट्स की अपनी एक हायरार्की होती है कि कौन कौन से डिस्प्यूट्स को जो है टैकल करने वाला है, किस तरह से उनकी एक अथॉरिटीज होने वाली है। तो जैसे सबसे पहले आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, फिर आपके स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट होती है, फिर ऑल इंडिया लेवल पे सुप्रीम कोर्ट होती है। इंडिया के अंदर मैं आपको बता रही हूँ। तो ये एक जो हायरार्की चल रही है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उससे ऊपर हाई कोर्ट, उससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, और इन सबसे ऊपर क्या है, इन सबसे ऊपर है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने वाला कौन है, सुप्रीम कोर्ट। की कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या सारी चीजें हैं और उन्हें कैसे होना है, ये कौन इंश्योर कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट ही तो कर सकता है। क्योंकि कोर्ट किस लिए है, कोर्ट इसलिए है ताकि जस्टिस, ताकि
ताकि फेयरनेस जो है वो बनी रहे। तो उसके बारे में भी कौन बता रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन ही हमको बता रहा है। सो सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट एंड द अल्टीमेट इंटरप्रीटर, ठीक है, इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है? फाइनल अथॉरिटी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को भी इंटरप्रेट कर सकता है। इंटरप्रेट का मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा बोल देगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज गलत दी गई, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया है और इन रियलिटी क्या हो रहा है। अगर किसी तरह से कोई चीज, जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी की बात होती है, तो उस इक्वालिटी को जो है मतलब कहीं पर मान लो इक्वालिटी नहीं हो रही है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन है, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क नहीं है और जो वुमेन है उनको सेम वर्क के लिए लेस पे किया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हुए यहाँ पर जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो क्या एक डिसीजन देगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम इक्वालिटी की बात करते हैं, हम फंडामेंटल राइट्स के अंदर राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक जो है हमारे यहाँ पर इंश्योर की जाती है, जिसमें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क भी आता है, एम्प्लॉयमेंट भी आता है, जिसके अंदर जो है अगर आप एम्प्लॉयमेंट हो तो आपको किसी भी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, जेंडर, इन सारे बेसिस पर आपके साथ में अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो इस तरह से उसने कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करके बताया और फाइनली एक जस्टिस, मतलब जो भी उसका जो भी न्याय होगा उस एक चीज को उन्होंने इंश्योर किया। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट, मतलब बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, बहुत बेसिक एग्जाम्पल जिसके साथ में आप सभी कनेक्ट कर पाओ। ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं कि मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया और आपके समझ में ही नहीं आया। तो इसीलिए इस तरह से सुप्रीम कोर्ट जो है वो फाइनल इंटरप्रेटर होता है और आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से ही सारी अथॉरिटी, सारे रूल्स, सारे रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर हमने क्या चीजें पढ़ी। देखो एक बार वापस से सारा कुछ रिकॉल करते हैं। सो जैसे हमने डेमोक्रेसी पढ़ा कि डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है। तो बेसिकली what it is a system of government that is of the people, by the people and for the people। इस डेमोक्रेसी के 3 टाइप्स होते हैं, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड इसके बाद में आपका पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। थर्ड क्या है? पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। एंड आई होप सो इन सारी चीजों के मीनिंग आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। ये आया था यहाँ पर जो भी हमने पढ़ा, ये सारी चीज समझ में। अब इसके बाद हमने ये पढ़ा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक स्टेटमेंट हमने पढ़ा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेडरॉक ऑफ या बैकबोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। अब इंडियन डेमोक्रेसी को इंश्योर करने में जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि ये बैकबोन है, ये बेडरॉक है इंडियन डेमोक्रेसी का। तो उसके लिए सबसे पहले ये देखना कि डेमोक्रेसी की शुरुआत कहाँ से हो रही है। डेमोक्रेसी जो है, मतलब ये एक बहुत छोटे छोटे नोट्स मैं आपके बनवा रही हूँ, आप भी अगर इसको नोट करते हो तो आपको चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो डेमोक्रेसी जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुई, इन आइडियाज की बात कहाँ से स्टार्ट हुई। तो प्री इंडिपेंडेंस टाइम पीरियड से, जहां पर हमने कॉलोनियल रूल के थ्रू इस एक चीज को समझा कि हमें डेमोक्रेसी की जरूरत है, हमें डेमोक्रेटिक आइडियल्स की जरूरत है, जिसमें सबसे अच्छा एग्जांपल हमने पढ़ा वेस्टर्न एजुकेशन का। इसके बाद में क्या एक चीज देखी हमने, इसके बाद में हमने ये देखा कि ये जो मॉडर्न आइडियाज थे और जो एक हमारा ट्रेडिशनल फोक वेयर्स वगैरह थे उसके मिक्स होने से हमको डेमोक्रेसी इंडिया के अंदर होनी चाहिए, इस एक चीज की बात होती है। और इस एक टाइम पे बहुत सारी ऐसी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चल रही थी। क्या एक चीज चल रही थी? नेशनलिस्ट मूवमेंट्स। वो नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है इंडिया को डेमोक्रेसी और साथ ही साथ में इंडिया इंडिपेंडेंट हो, इन सारी चीजों के लिए मतलब मूवमेंट चलाती थी। तो ये नेशनलिस्ट मूवमेंट जो चलती थी ये भी देखती थी कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, सिटीजन्स राइट्स होना चाहिए, वोटिंग राइट्स होना चाहिए, पॉलिटिकल इक्वालिटी और साथ ही साथ में इकोनॉमिक और हर एक तरीके की फ्रीडम, जस्टिस लोगों के पास में होना चाहिए। बट ये नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है एक तरीके का बिल्कुल एक प्रॉपर विजन नहीं ले पा रही थी। तो वो कहाँ से आता है? जब फाइनली कराची रिजोल्यूशन होता है। कराची रिजोल्यूशन कब होता है, कौन से ईयर में होता है, बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में, जल्दी से बताओ।
सो कराची रिजोल्यूशन कब हुआ आपके कौन से ईयर में? 1931 में। तो 1931 में जो है आपका कराची रिजोल्यूशन होता है और इसके अंदर ये बताया जाता है कि इंडिया डेमोक्रेसी किस एक तरह की होने वाली है। तो फाइनली फिर उस एक चीज के लिए जब इंडिया इंडिपेंडेंट होने लग जाता, ब्रिटिशर्स जाने वाले, ये एक चीज की एश्योरिटी हो जाती है, तब धीरे धीरे करके इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाता है और उसके लिए बनती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके लिए क्या बनती है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारे डिबेट्स एंड डिस्कशंस होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेके और फाइनली इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होता है। इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्शन है प्रीएम्बल, जिसके अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कोर वैल्यूज हमको बताई जाती हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे इंडियन डेमोक्रेसी को हम इंश्योर कर पा रहे हैं, वो उसका एक पूरा प्रोसेस यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया गया था कि डेमोक्रेसी जो है वो इंडिया के अंदर कैसे आइडियाज आती है कि हमको डेमोक्रेसी बना के रखनी है। अब ये डेमोक्रेसी ऐसा ना हो कि सिर्फ नाम के लिए रह जाए, उसका वर्क करना भी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ इंश्योर किया जाता है? ये इंश्योर किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, कि कैसे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मतलब बताया जाता है कि किस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई गवर्नमेंट है और वो गवर्नमेंट जो है लोगों के लिए काम नहीं कर रही है, वो बल्कि अपने बारे में सोच रही है, अपना जो है सारा डेवलपमेंट कर रही है, लोगों के बारे में नहीं सोच रही है, तो हमको कैसे उन चीजों को ठीक करना होगा, कैसे उसके लिए जो है पीपल वापस अपनी पावर को यूज कर सकते हैं, कैसे यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो अल्टीमेट इंटरप्रेटर होगा कॉन्स्टिट्यूशन का। ये सारी चीजों पर डिबेट्स एंड डिस्कशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चलता है। फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 26 नवंबर को जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर देती है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रीएम्बल होता है। तो इस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बेडरॉक है इंडियन डेमोक्रेसी का। इस एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हम सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक हर एक तरीके की जस्टिस इंश्योर करने की बात करते हैं। हम इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, स्टेटस और साथ ही साथ में इक्वालिटी ऑफ मतलब हर एक चीज़ की इक्वालिटी की भी बात करते हैं, स्टेटस की भी, अपॉर्चुनिटी की भी, इकोनॉमिक इक्वालिटी की भी, पॉलिटिकल इक्वालिटी की भी। हर एक चीज़ में आपके पास में इक्वालिटी होनी चाहिए, हम सभी के बीच में यूनिटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए। इस चीज़ का इंश्योर किया जाता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आपके क्या मतलब? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये हम सभी का कॉन्स्टिट्यूशन है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर फर्स्ट थीम, दैट इज इंडियन Constitution is the bedrock of Indian democracy. क्लियर है? आई होप ये वाला जो पार्ट था ये क्लियर हो गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है दैट इज पंचायती राज, और इस एक पर्टिकुलर चैप्टर से, वैसे देखो सभी सारे टॉपिक्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बताया, इंडियन डेमोक्रेसी भी बताई, ये सब तो इंपॉर्टेंट है, बट अगर कोई चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा, तो वो है आपका ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, इसके सारे जितने भी सारे आइडिया जो भी सब कुछ है वो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखो पंचायती राज अंदर चैलेंजेस ऑफ रूरल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले आइडियल्स ऑफ पंचायती राज की हम बात करें तो पंचायती राज का मीनिंग क्या है? गवर्नेंस बाय 5 इंडिविजुअल्स। पंच या मतलब 5 हम बात करें तो पंच का मतलब 5 ही होता है ना, तो 5 इंडिविजुअल्स के थ्रू राज, और दैट इज कॉल्ड गवर्नेंस। जहां पर 5 इंडिविजुअल्स मिलके गवर्नेंस करें, दैट इज योर पंचायती राज। इसका ये लिटरल मीनिंग है, मतलब टर्म का मीनिंग हमने निकाला, बट एग्जैक्टली व्हाट इज पंचायती राज? तो इसके पीछे द आइडिया बिहाइंड पंचायती राज सिस्टम वाज टू एंश्योर फंक्शनिंग एंड वाइब्रेंट डेमोक्रेसी एट द विलेज और ग्रास रूट लेवल। आपको याद होगा हमने पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का एक एग्जाम्पल देखा था, वो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी आपको यहाँ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंदर देखने को मिलती है, जहां पर हमने डेमोक्रेसी की तो बात करी कि इंडिया में डेमोक्रेसी कैसे एस्टैब्लिश हुई, बट एग्जैक्टली वो डेमोक्रेसी वर्क कर रही है या नहीं हर एक लेवल पर, उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जो ये बताता है कि ग्रास रूट लेवल पर, मतलब कि हम अक्सर जैसे पार्क में जाते हो ना, ये ग्रास रूट का मतलब क्या है? पार्क में जाते हो, हरी भरी घास देखते हो ना, ग्रास देखते हो जिसके ऊपर बढ़िया मस्त खेलते होगे, बैठते होगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में चिल करते होगे, हर एक चीज, मतलब कहीं भी आपने देखा हो ना कि हरी भरी जो है बढ़िया सी हमको ग्रास दिखती है और वो देख के हमको बहुत अच्छा लगता है, बट उसके नीचे जो उसकी जड़ें हैं वो किस तरह से उसको ऐसा मेंटेन करके रखी हुई है, हम कभी उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, है ना। एक तरीके से मतलब एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो सेम वे में जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है ना वो विलेज लेवल पर है। विलेज लेवल क्योंकि इंडिया स्टार्टिंग से एक एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चरल सोसाइटी रही है। उस एक चीज को हम कभी नहीं भूल सकते, कभी हम ये नहीं बोल सकते कि इंडिया में एग्रीकल्चर जैसा कुछ नहीं था। इंडिया एग्रीकल्चरल सोसाइटी ही रही है, प्राइमरीली एग्रेरियन सोसाइटी रही है इंडिया में सब कुछ एग्रीकल्चर से ही स्टार्ट हुआ है। आज अगर हम इंडस्ट्रीज की, अर्बन टाउन्स की, सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो उसमें भी एग्रीकल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना। तो ये जो हम इंडियंस जो हैं एग्रीकल्चर पर बेस्ड है, एग्रीकल्चर हमारे रूट्स हैं। हमारे रूट्स क्या है? एग्रीकल्चर। आज हम इतनी अच्छी सिटीज देखते हैं, इतना अच्छा अर्बनाइजेशन देखते हैं, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखते हैं, इतना ज्यादा अच्छा जो है इंडस्ट्रीज और इतनी बड़ी बड़ी जो है एमएनसीज वगैरह देखते हैं। ये सारी चीज तो बहुत बाद में हुई। स्टार्टिंग कहाँ से हुई? स्टार्टिंग हुई उन विलेजेस से। और हम आज डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, बट जब तक हमारे जो वो ग्रास रूट लेवल पर हमारे जो विलेजेस हैं, जो हमारी रूरल सोसाइटी है, जब तक हम उसका डेवलपमेंट नहीं कर सकते ना, इंडिया डेवलप्ड है ये हम कभी नहीं बोल पाएंगे, है ना। तो इसीलिए इस एक चीज को इंश्योर करने के लिए एक वाइब्रेंट और फंक्शनिंग डेमोक्रेसी जो है विलेज या ग्रास रूट लेवल पर भी इंश्योर की जाती है। तो ग्रास रूट जो बोला जाता है वो इसीलिए बोला जाता है कि हर एक कोने तक, हर एक आइसोलेटेड विलेज तक हमारी प्लानिंग, हमारी पॉलिसीज पहुंचनी चाहिए और उसको इंश्योर किया जाता है इस एक डेमोक्रेसी के थ्रू। ठीक है, तो व्हाट इज योर पंचायती राज सिस्टम, जहां पर हम विलेज लेवल तक आपके जो डेमोक्रेसी है, जो डेमोक्रेटिक आइडियाज है, उनको लेकर जा रहे हैं। When the constitution was being drafted, panchayats did not find a mention in it. At this juncture, a number of members were dissatisfied over the issue. जब constitution frame किया गया था, तब पंचायत constitution के अंदर mention नहीं था, बल्कि constitution का एक part था, that is your directive principles of state policy. Directive principles of स्टेट पॉलिसी, जिसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? डीपीएसपी। तो जो आपके डीपीएसपी थे उसके अंदर ये एक चीज कही गई थी कि स्टेट्स जो होंगे उनको पंचायत्स को भी फॉर्म करना चाहिए। अब वो फॉर्म करते हैं या नहीं करते हैं वो स्टेट्स का मैटर है और उसके लिए कोई भी कोर्ट्स में नहीं जा सकता, है ना। कोर्ट जो है उस एक चीज के लिए किसी तरह का कोई मतलब कुछ नहीं कर सकते, वो चीज जस्टिसिएबल नहीं है बाय द कोर्ट। तो डीपीएसपी के अंदर हमने जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को रखा हुआ था और इस एक टाइम पर बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे वो इस चीज से खुश नहीं थे कि हम पंचायती राज जो सिस्टम है उसको हमने डीपीएसपी के अंदर रखा गया, बल्कि उसको हमको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अलग से एक पार्ट में मेंशन करना चाहिए, बट वो चीज होती नहीं है। और ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो डीपीएसपी के अंदर ही रहते हैं। अब डीपीएसपी के अंदर जब रहते हैं तो क्या एक चीज होती है कि जो डीपीएसपी है, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए होते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स को इस डायरेक्शन में भी काम करना चाहिए और उन्हें फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल, स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज को फॉलो करते हुए, उन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए जो है लोगों के लिए काम करना चाहिए। बट जनरली जैसे मान लो कोई स्टेट गवर्नमेंट है और वो डीपीएसपी में किसी तरह का कोई प्रोविजन दिया है, जैसे पंचायती राज ही दिया है, अब कोई स्टेट गवर्नमेंट है वो पंचायत नहीं फॉर्म कर रही है, उसको नहीं लग रहा कि मुझे पंचायत फॉर्म करने हैं या जरूरत है तो भी नहीं करी, और मान लो कोई सिटीजन जो है कोर्ट चला जाए कि हमारे यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन स्टेट गवर्नमेंट को बनाने चाहिए, इस एक चीज का प्रोविजन है, लेकिन हमारी स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना रही, तो उसमें कोर्ट्स कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो आपके कोर्ट के थ्रू जस्टिसिएबल नहीं है, कोर्ट उसमें कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई है, जैसे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आपके फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और मान लो आपसे आपका कोई फंडामेंटल राइट छीन लिया जाता है या आपको उसको जो है मतलब आप इक्वालिटी की हम बात करें बट आपके साथ में इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा और आप कोर्ट चले जाते हो किसी फंडामेंटल राइट को बताते हुए कि इस एक आर्टिकल के अंदर मेरे साथ में, जैसे आर्टिकल 17 है जिसके अंदर एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात होती है कि छुआछूत जैसी प्रैक्टिस हमको नहीं करनी है, उसको हमको खत्म करना है, लेकिन आपके साथ में ऐसी प्रैक्टिस हो रही है, आपके साथ में जो सोसाइटी है वो किसी तरह से अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस है वो कर रही है, तो आप कोर्ट चले जाओ कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 के अंदर ये एक चीज दी गई है फंडामेंटल राइट्स में कि अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, बट मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, तो कोर्ट आपको जस्टिस प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर आप डीपीएसपी के लिए चले जाओगे तो वो जस्टिसिएबल है ही नहीं। तो बहुत सालों तक जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जस्ट डीपीएसपी के अंदर थे और गवर्नमेंट चाहती थी तो बनाती थी, नहीं चाहती थी तो नहीं बनाती थी। तो इस तरह से पंचायती राज जो है या फिर जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है वो इंश्योर नहीं हो पा रही थी। तो फाइनली 1992 में 73rd एंड 74th अमेंडमेंट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू हम बात करते हैं जो है आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में,
और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू हम बात करते हैं अर्बन लोकल बॉडीज की, यानी कि जो आपके अर्बन एरियाज हैं, जो आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती हैं, म्युनिसिपल पार्टीज जो है मतलब म्युनिसिपैलिटीज होती हैं, उन सारी चीज़ों में जो मतलब ये जो सारी चीज़ें फॉर्म होती हैं वो आपकी अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं। तो वो आपको 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में बताया गया है और 73rd में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात करिए। इन शॉर्ट 73rd अमेंडमेंट जो है वो रूरल एरियाज के लिए है कि जो हमारे रूरल एरियाज हैं, जो विलेजेस वगैरह हैं, वहां पर भी हम एक गवर्नेंस का जो इंस्टीट्यूशन है उसको फॉर्म करें और उस इंस्टीट्यूशन को पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है। जो आपका 74th अमेंडमेंट एक्ट है वो अर्बन एरियाज के लिए है। तो जो आपके जैसे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट होते हैं ना, जैसे आप किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में, तो उन डिस्ट्रिक्ट्स में जो है हम अर्बन लोकल बॉडीज को जो है फॉर्म करेंगे और वो अर्बन एरियाज में काम करेंगे, जो छोटे छोटे लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है उसमें काम किया करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है, तो यहाँ पर ये जो अर्बन मतलब ये जो एरियाज हैं यहाँ पर अर्बन लोकल बॉडीज बनाई जाएंगी, जैसे म्युनिसिपालिटी हो गई, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, नगर निगम नगर पालिका जो आप सुनते हो वो बनाई जाएंगी और वो फिर जो है यहाँ पर वर्क करेंगी, डेवलपमेंट करेंगी, लोगों के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए काम किया करेंगी। तो ये आपका 1992 में अमेंडमेंट होता है, ठीक है। ये एक चीज ध्यान में रखना, दोनों 73rd और 74th में कंफ्यूज मत होना और ये मत सोचना कि 73rd और 74th एक ही है, दोनों अलग हैं। 73rd जहां रूरल एरियाज के बारे में बात करती है या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात करती है, जो आपका 74th है वो अर्बन लोकल बॉडीज की बात करता है, ठीक है। ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो है पूरा इंस्टीट्यूशन है, तो मतलब इसको हम एज अ होल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, बट दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। क्लियर है? आए ये भी यहाँ पर समझ में। तो 1992 में फाइनली 73rd और 74th अमेंडमेंट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और फिर उसके थ्रू हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश करते हैं फॉर एंश्योरिंग ग्रास रूट डेमोक्रेसी। क्लियर हो गया? आ गया ये भी समझ में। अब देखो, इट वाज द 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 में आपका जो है आता है, जिसके थ्रू हम ग्रास रूट डेमोक्रेसी या डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस की बात करते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस का मतलब क्या है यहाँ पर? वो प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एज द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सबसे पहले तो डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस होती है। डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस का मतलब ये होता है कि पावर सिर्फ किसी एक ही के पास में नहीं है। अगर पावर किसी एक ही के पास में हो तो उसे हम सेंट्रलाइज्ड पावर बोलते हैं या सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके एक स्कूल का एग्जांपल लूँ, तो आपके स्कूल में सबसे ज़्यादा पावर किसके पास में है? आपके प्रिंसिपल के पास में या आपके डायरेक्टर के पास में। लेकिन वो अपनी उस पावर को डिवाइड कर देते हैं। कैसे डिवाइड कर देते हैं कि प्रिंसिपल तो अब सारा कुछ नहीं देख सकते, इतनी सारी क्लासेज, इतने सारे सेक्शंस, इतने सारे टीचर्स, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, अकेला कैसे प्रिंसिपल देखेगा? तो वो क्या करता है कि प्रिंसिपल तो मतलब सारे डिसीजंस लेते ही है, बट उसके साथ साथ में जो इंचार्ज वगैरह होते हैं, जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं, उनको कुछ काम दे दिया जाता है कि आपको स्कूल का जो पूरा इंचार्ज है वो हम आपको देते हैं, तो वो पर्सन इंचार्ज बन जाता है। आपको स्कूल का मैनेजमेंट हम देते हैं, जैसे स्कूल में जो भी सारे चेयर टेबल्स बोर्ड्स होने वाले हैं, बेंचेस होने वाली हैं, उसका सारा मैनेजमेंट आप देखोगे। बच्चों के स्कूल जाने आने का टाइम, ये सारी चीज़ें प्रॉपरली आपको मैनेज करना है। इसके बाद में जो है कुछ चीज़ें मतलब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज टीचर्स के पास में होती है। जैसे टीचर्स के पास में क्लास को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉपरली पढ़ाई चल रही है उनकी, कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर जिम्मेदारी किसके पास में है? आपके पास में है। फिर उसके बाद में कोई आपके फीस, जो आपकी स्कूल फीस जो होती है उसको कलेक्ट करने के लिए आपके जो है मतलब और अकाउंटेंट्स वगैरह होते हैं। तो इस तरह से प्रिंसिपल ने क्या करा? पावर को डिवाइड कर दिया। अब पावर डिवाइड करने से क्या हो गया? ये जो एक पावर, पूरी पावर जो अभी सिर्फ प्रिंसिपल के पास में थी, उस पावर को हमने डिवाइड कर दिया। वो जब पावर को हमने डिवाइड कर दिया तो वो और लोगों के पास में पहुंच गई, जिसकी वजह से इजीली काम हो पा रहा है। अब जस्ट सपोज कि आपके जो भी सारे टेस्ट होते हैं उसकी मतलब सारी पावर अभी जस्ट सपोज प्रिंसिपल के पास में, आपके जितनी कॉपीज चेक होंगी, आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, ये प्रिंसिपल डिसाइड करेगी। अब कितने स्टूडेंट्स हैं आपके स्कूल में, उन सब की कॉपीज क्या प्रिंसिपल चेक कर सकती है? अगर वो चेक कर भी लेंगी तो आपके रिजल्ट्स जो है वो डिले हो जाएंगे। आपकी परफॉर्मेंस के लिए प्रिंसिपल हर एक पेरेंट से नहीं मिल सकती, इतने सारे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स। फिर उसके बाद में वो ही जो है सारा जो मैनेजमेंट है वो अकेले जो है नहीं कर सकते हैं, या कर सकते हैं जो भी है, ठीक है, मेल फीमेल जो भी है। तो इस तरह से डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस जो होता है, जहां पर हम क्या करते हैं, पावर को डिवाइड कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सारी पावर हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में नहीं है, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है सिर्फ उसके पास में नहीं है, बल्कि हमने उस पावर को स्टेट्स में भी बांटा हुआ है।
यूनियन टेरिटरीज में भी डिवाइड किया हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट्स के पास में भी पावर होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो होती है, इसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट के पास में पावर होती है। उस स्टेट गवर्नमेंट की पावर को वो कहाँ डिवाइड कर रही है, इस पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में या अर्बन लोकल बॉडीज में, कि थोड़ी पावर उनको भी देती, कि उस पर्टिकुलर रीजन के लेके पावर जो है वो आपके पास में है। तो इस तरह से ये एक चीज क्या हो रही है कि पावर को हम डिवाइड कर रहे हैं। पावर को डिवाइड करने से क्या होगा कि काम जो है वो बहुत अच्छे से, बहुत टाइम पे और एफिशिएंटली हो पाएगा। लेकिन अगर किसी एक ही पर्सन के पास में सारी पावर होगी तो वो उतना ज़्यादा एफिशिएंटली, इतना ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाएंगे। तो इस एक इंस्टीट्यूशन के थ्रू हमने ग्रास रूट डेमोक्रेसी के साथ साथ में डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस की भी बात की हुई है। ठीक है, अब जैसे हमारे यहाँ पर सुप्रीम पावर अगर हम एक तरीके से कहें, गवर्नमेंट्स की मैं बात कर रही हूँ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, तो किसके पास में, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। लेकिन उस सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर को हम सभी के बीच में बांट दिया है। अब हमारे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है हमारे यहाँ पर, मतलब ये तो एक सिस्टम है हमारे यहाँ पर कि पावर को डिवाइड किया गया है, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस हमारे यहाँ पर है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी होती हैं हमारे यहाँ पर, ये सारी चीज़ें हैं हमारे यहाँ पर। फेडरेशन जो है वो इंडिया एक है पूरा, बट सबसे ज़्यादा पावर किसके पास में, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। कल को कोई स्टेट अगर ऐसा बोले कि हमको इंडिया का पार्ट नहीं रहना, हम अपनी अलग कंट्री बनाना चाहते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता। इस एक चीज़ के लिए सेंटर ने ज़्यादा पावर अपने पास में रखी है। ठीक है, तो अब सेंटर स्टेट के पावर डिवीजन को थोड़ा सा साइड में रखे, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस पर हम आए, तो इस तरह से पावर को क्या किया गया, डिवाइड किया गया। स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपनी पावर को किस में बांटा, इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, अर्बन लोकल बॉडीज में, जिसके थ्रू गवर्नेंस बहुत अच्छे से हो सके। तो सबसे पहले ग्रास रूट डेमोक्रेसी नोट कर लो, एक हेडिंग बना लो ऐसे, यहाँ पे लिख लो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, और यहाँ पर लिखो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ये आपका एक्ट हो गया। इस एक्ट के अंदर क्या एक चीज है वो हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पर नोट डाउन करो, सबसे पहले लिखो ग्रास रूट डेमोक्रेसी, फिर उसके बाद में यहाँ पर लिखो डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस। डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस का क्या मीनिंग बताया मैंने आपको, यहाँ पर लिखो। ग्रास रूट डेमोक्रेसी का क्या मीनिंग मैंने आपको बताया, वो यहाँ पर शॉर्ट में लिख लो तो भूलोगे नहीं आगे। ठीक है, फिर इसके बाद में लिख लो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। अब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड है, अब ये डीपीएसपी में नहीं है, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। मतलब पहले कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डीपीएसपी थे, फिर डीपीएसपी के अंदर पंचायती राज था, लेकिन अब हमने उसको डीपीएसपी में से निकाल लिया और अलग से जो है उसके लिए एक प्रोविजन बना दिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो अब अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को नहीं फॉर्म करती है तो आप कोर्ट में बिल्कुल जा सकते हो और आप उसके लिए बिल्कुल जो है मतलब बोल सकते हो कि हमारे यहाँ पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस फॉर्म नहीं किए गए हैं, तो कोर्ट उस एक चीज में अपने डिसीजन को देगा। क्लियर है, ये भी आया यहाँ पर समझ में। तो ये भी इसमें ऐड कर लो कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। इसके बाद में it made the re-election of local self-government bodies in rural and municipal areas in every 5 years compulsory. Moreover, it gave the control of local resources to the elected local bodies. इसी के साथ साथ में elections जो हैं वो हर 5 साल में होने वाले हैं। ये जो local bodies बनी हैं इलेक्शन 5 years। अच्छा देखो, इसी के साथ साथ में जैसे 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपको दिया गया, तो साइड में लिख भी सकते हो आप कि जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1992 का, वो अर्बन लोकल बॉडीज को लेके, किसको लेके है, अर्बन लोकल बॉडीज को लेके। और इसके अंदर भी ये सारे प्रोविजंस है, इसके अंदर भी डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस हुआ है, इसके अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है, लेकिन किसको, अर्बन लोकल बॉडीज को। इस एक जो अमेंडमेंट है उसके अंदर इलेक्शंस हर 5 साल में होते हैं। इसके बाद में यहाँ पर जो वुमेन होगी उसके लिए 1/3 सीट जो है वो रिजर्व करके रखी जाएंगी, 1/3 सीट जो है वो रिजर्व करके रखी जाएंगी, किसके लिए, वुमेन के लिए, टोटल सीट्स में से। तो ये सेम चीज आपके 74th अमेंडमेंट एक्ट में भी है, बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि ये आपका रूरल एरियाज के लिए है और ये जो है ये आपका अर्बन एरियाज के लिए है। क्लियर है, इस एक डिस्टिंक्शन के साथ में एक आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हो अपने नोटबुक के अंदर। और इस तरह से जो है, और जो लोकल रिसोर्सेज हैं, लोकल रिसोर्सेज जो है मतलब जो जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी पर्टिकुलर विलेज की बात करें तो उस विलेज के अंदर जो भी सारे रिसोर्सेज हैं वो किसके पास में जाएंगे, इलेक्टेड लोकल बॉडीज के पास, मतलब जो इलेक्शन के थ्रू यहाँ पर पंचायत एस्टैब्लिश होगी उनके पास में सारे रिसोर्सेज का कंट्रोल जाएगा। इसके बाद में अकॉर्डिंग टू द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट 1/3 ऑफ टोटल सीट्स वर रिजर्व फॉर वुमेन इन ऑल इलेक्टेड ऑफिसेज
of local bodies in both rural and urban areas. Out of this, 17% seats are reserved for women belonging to the scheduled caste and tribe. अब ये जो 1/3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व करके रखी है, इस 1/3 का भी जो 17% होगा वो SC ST वुमेन के पास में जाने वाला है। मतलब वो जो सीट्स होंगी वो SC ST वुमेन के लिए होने वाली। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट सपोज 60 सीट्स हैं, तो इस 60 का जो 1/3 होने वाला है दैट इज 20 सीट्स। ये 20 सीट्स किसके पास में जाने वाली हैं? जो आपकी वुमेन होंगी उसके पास में, मतलब उस पर्टिकुलर रीजन में जितनी भी वुमेन होने वाली हैं उनके पास में। इस 20 में से भी 17% जो सीट्स होंगी वो जाएंगी SC ST वुमेन के लिए। और ये जो 60 मतलब 60 - 20 कर देते तो जो 40 सीट्स बच रही हैं, इस पे इन जनरल जो भी सारी वुमेन्स हैं वो भी मतलब जो है फाइट कर सकती हैं, और बाकी भी जो है वो भी सभी इस पे आ सकते हैं। मतलब ये जनरल सीट्स हो गई। तो रिजर्वेशन जो है वुमेन के लिए होने वाला है, और इस रिजर्वेशन, ये जो रिजर्वेशन है मतलब ये दोनों में ही था, अर्बन लोकल बॉडीज में भी और ये जो आपकी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है इसके अंदर भी था। सो दिस अमेंडमेंट इज सिग्निफिकेंट एज फॉर द फर्स्ट टाइम इट ब्रॉट वुमेन इनटू इलेक्टेड bodies which also bestowed on them decision making powers. अब ये जो एक अमेंडमेंट है जिसके थ्रू मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडीज़ का, इसके थ्रू जो वुमेन है उसका पार्टिसिपेशन इलेक्टेड बॉडीज़ की तरह पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ जाता है, जिसमें उसके पास में डिसीजन मेकिंग पावर्स भी आ जाती है। मतलब अभी तक इसके पहले पॉलिटिकल पूरा जो सिनारियो है उसमें वुमेन का रोल था और वुमेन भी जो है पार्टिसिपेट करती थी, बट रूरल लोकल लेवल पर मतलब लोकल बॉडीज़ के लेवल पर जो है इलेक्टेड फॉर्म में वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है वो यहाँ पर बढ़ जाता है। And 1/3 of the seats in local bodies, gram panchayats, village panchayats, municipalities, cities, corporations are reserved for women. The 1993-94 elections, soon after the 73rd amendment, brought 80,000 women into political process in single election. और इसके बाद में मतलब इस अमेंडमेंट के बाद में जो 93 और 94 में इलेक्शंस होते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के, उसमें 80,000 वुमेन जो होती हैं वो इलेक्ट होके मतलब एक सिंगल इलेक्शन के अंदर पॉलिटिकल प्रोसेस में आ जाती हैं। सो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसके अंदर 3 टायर सिस्टम है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पूरी कंट्री के लिए। तो वो किस तरह का एक 3 टायर सिस्टम है कि सबसे पहले कौन होने वाली है? ग्राम सभा और विलेज पंचायत। इसके बाद में आपकी ब्लॉक लेवल पर जो पंचायत होने वाली दैट इज ब्लॉक पंचायत, और उसके बाद में आपकी जिला पंचायत। तो इस तरह से ये जो एक 3 टायर स्ट्रक्चर है इस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का, कि एक जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जो है एक बॉडी होती है ऑर्गेनाइज्ड वे में, उसके बाद में एक ब्लॉक लेवल पर जहाँ पर जो है विलेज को साथ में लेके आया जाता है, कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, और एक ग्राम सभा लेवल पर। तो इस तरह से जो है ये पूरा स्ट्रक्चर फंक्शन करता है, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के थ्रू हम वाइब्रेंट एंड फंक्शनिंग डेमोक्रेसी को इंश्योर करना चाह रहे हैं ग्रास रूट लेवल तक। तो ये जितने भी मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए, जैसे यहाँ पर हमने नोट डाउन करे रिजर्वेशन, और साथ ही साथ में जो है 3 टायर सिस्टम, 3 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, तो ये आपको सारे पॉइंट्स ऐसे शॉर्ट नोट में लिख लेना है, और उसके बाद में मतलब जब भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को पढ़ो तो अच्छे से पूरा आंसर अपना फ्रेम करके रखो। देखो जनरली क्या होता है, जब हम पढ़ रहे होते हैं, जैसे हम रीड कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, तो उस एक टाइम पर अगर आपने नोट्स बना लिए तो वो नोट्स आपके बहुत परफेक्ट बनते थे, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से चैप्टर भी पढ़ा है, आपको सारी चीज़ें याद भी हैं, तो आप अच्छे से जो है कन्फाइंड वे में पूरे नोट्स बना सकते हो। बट जैसे सपोज कि आप बहुत एग्जाम के टाइम पर ही बस बैठे हो पढ़ने के लिए और फटाफट आपने पढ़ा, तो उतने सारे पॉइंट्स आप उसमें एड ऑन नहीं कर पाओगे। तो जैसे पढ़ रहे हो, मैंने आपको बता दिया कि पंचायती राज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने एक हेडिंग डाली पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और उससे रिलेटेड जितने भी सारे पॉइंट्स थे, चाहे फिर उसमें आपको कोई फ्लो चार्ट बनाना है, आपको उसमें कोई डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना है, तो वो हर एक चीज आप कर सकते हो। जैसे अभी आपने लिख के रख लिया सारा आंसर, एग्जाम टाइम में आप उसको रिवाइज करोगे, 2-3 बार रिवाइज करोगे तो वो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो इसीलिए नोट्स जो है वो जरूर बना के रखा करो। अब इसके बाद में पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की हम बात करें पंचायत की, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पंचायत को जो भी सारी पावर्स और अथॉरिटी मिलने वाली है वो सेल्फ गवर्नमेंट की तरह यहाँ पर काम करेंगी, और ये जो सारी पावर्स होंगी उनके पास में किसके थ्रू जाने वाली? स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। तो जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, जैसे किसी एक विलेज का एग्जांपल ले लो, कोई विलेज ले लो, जैसे सपोज आप जिस भी विलेज से बिलोंग करते हो तो उसी विलेज का एग्जांपल ले लो, तो वहां पर किस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट सारा होना है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या सारी चीज आ गई, जैसे इरिगेशन फैसिलिटीज़ हों, इसके बाद में वेल्स जो हैं वो सारी चीज़ें अच्छे से होना चाहिए, पब्लिक वेल्स जो हैं वो होने चाहिए, फिर उसके बाद में रोड्स डेवलप्ड होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होना चाहिए, और ये जो सारी फैसिलिटीज़ है, ये जो पूरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमको करना है, इसके लिए प्लान बनाना, इसके लिए स्कीम लेके आना, ये किसका काम है? पंचायत का। इसके बाद में सोशल जस्टिस एनहेंस करना, प्रमोट करना, ऐसी स्कीम्स लेकर आना जिसके थ्रू हम सोशल जस्टिस इंश्योर कर सकें। सोशल जस्टिस के अंदर आपकी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो जो भी जिस भी
पर्टिकुलर विलेज के हम बात करें तो वहाँ पर हमको सोशल जस्टिस इंश्योर करना है, सभी के साथ में पॉलिटिकल इकोनॉमिक हर एक तरीके का जस्टिस हो, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं तो जो भी 18+ हैं उन सभी के पास में वोटिंग राइट्स होना चाहिए। ऐसा ना हो कि गाँव का कोई भी जो मेंबर है, जो भी सदस्य है, वो उसको वोट ना देने दे किसी तरह से। तो मतलब हर एक पर्सन के साथ में सोशल जस्टिस हो। ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बताया, तो उसके लिए स्कीम्स वगैरह लेकर आना भी पंचायत का काम है। उसके बाद में टैक्स, ड्यूटी, टोल, फीस, ये सारी चीज़ों को कलेक्ट करना ये किसका काम है, और साथ ही साथ में इसको लगाना मतलब लेवी करना, ये भी काम पंचायत का है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, या हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, तो टैक्सेस तो सारी चीज़ों पर ही लगते हैं। तो जो भी टैक्सेस लग रहे हैं उस टैक्स को कलेक्ट करना, उसको लेवी करना, कितना कितना टैक्स लगने वाला है, ये सारे काम भी पंचायत के होते हैं। इसके बाद में डिवोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्पेशली दैट ऑफ फाइनेंस ऑफ लोकल अथॉरिटीज़। इनको फाइनेंस, इनको जो पैसा है वो किसके थ्रू मिलता है, तो देखो स्टेट की अपनी फाइनेंस कमीशन होती है, और जिसमें ये सारी चीज़ें मतलब प्रिस्क्राइब्ड की जाती हैं, और फिर वो कैसे फाइनेंस कमीशन जो है वर्क करेगी, कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा जो है देने वाली है। तो ये जो फाइनेंस का काम है ये स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है। स्टेट गवर्नमेंट भी जो है मतलब जो भी सारे फाइनेंशियल पावर्स हैं वो इनको पंचायत वगैरह को प्रोवाइड करती हैं, जिसके थ्रू वो वर्क करते हैं। फिर अगर हम सोशल वेलफेयर की बात करें तो यहाँ पर मतलब सोशल वेलफेयर कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, तो जैसे ब्यूरियल ग्राउंड्स जो होंगे, जो ग्रेवयार्ड्स होंगे, उसको कंस्ट्रक्ट करना, उसको मेंटेन करना, बर्निंग एंड ब्यूरियल ग्राउंड्स को, जो भी बर्थ, जो भी डेथ इस विलेज के अंदर हो रहे हैं उसका सारा रिकॉर्ड, पूरा डेटा कलेक्ट करके रखना। चाइल्ड वेलफेयर, मैटरनिटी सेंटर्स बनाना, कैटल कंट्रोल करना, क्योंकि जनरली विलेज एरियाज में क्या होता है, तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, उसके बाद में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ये सारी चीज़ें। कैटल, तो कैटल्स को कैसे कंट्रोल करना है, उनके लिए हमको क्या सारी फैसिलिटीज़, प्लान्स लेकर आना है, क्योंकि आपने देखा होगा ना गाँव वगैरह में जो भी जानवर, जो भी मतलब उनको एनिमल्स को वो लोग डोमेस्टिकेट करके रखते हैं, वो उनकी फैमिली का ही पार्ट होते हैं। तो उनके लिए भी प्लानिंग पॉलिसीज़ लेकर आना, उनको हमको किस तरीके से सारा मतलब जो भी उनके लिए नेसेसिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करनी है। फिर उसके बाद में जो छोटे बच्चे हैं उनको किस तरह से उनके लिए वेलफेयर प्रोग्राम्स लेकर आना। जैसे आपने सुना होगा आंगनबाड़ीज़ जो होती हैं वो भी मतलब रहती हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं चाइल्ड वेलफेयर से ही रिलेटेड हैं, और एजुकेशन, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड है। मैटरनिटी सेंटर्स बनाना, जो भी मतलब वहाँ प्रेग्नेंट लेडीज़ वगैरह हैं तो उनके लिए भी सारे जो है सेंटर्स वगैरह ओपन हो। ऐसा ना हो, एक मूवी आपने देखी होगी, उस मूवी में जो मतलब हीरो होता है उसकी जो वाइफ होती है वो प्रेग्नेंट होती है, लेकिन उस गांव में कोई भी हॉस्पिटल नहीं होता, तो उसको जो है पूरा मतलब वो पूरा गांव क्रॉस करके 25 किलोमीटर तक दूर अपनी वाइफ को लेके जाना पड़ता है। एम्बुलेंस जो है वो 25 किलोमीटर दूर मिलती है, फिर उसमें बिठा के फिर और दूर जो है हॉस्पिटल हुआ करता है। तो ऐसी चीज़ें लोगों को और फेस ना करनी पड़े, तो उसके लिए मैटरनिटी सेंटर्स वगैरह भी बनाना, हॉस्पिटल्स कंस्ट्रक्ट करना, स्कूल कंस्ट्रक्ट करना, ये सोशल वेलफेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर आता है। फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करना, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना, जैसे बहुत सारे स्लोगन्स आपने अक्सर देखे होंगे गांव वगैरह में रहते हैं, तो वो जागरूकता के लिए होते हैं कि जैसे बच्चे दो ही अच्छे, तो ये एक तरीके का फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंदर आपके आ जाते हैं। तो सोशल वेलफेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। फिर उसके बाद में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, तो रोड्स बनवाना है, पब्लिक बिल्डिंग्स बनवाना है, वेल, टैंक्स, स्कूल्स, ये सारी चीज़ें बनवाना है। स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना है, जो माइनर इरिगेशन वर्क होते हैं उसका ध्यान देना है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारी स्कीम्स भी गवर्नमेंट लेके आती है, जैसे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, और ये सारी जो स्कीम्स, ये जो सारे प्रोग्राम्स होते हैं ये पंचायत से रिलेटेड होते हैं। तो इस तरह से उनके डेवलपमेंट के लिए भी वर्क किया जाता है। पंचायत की इनकम की हम बात करें तो मेनली जो भी टैक्सेस वगैरह प्रॉपर्टी पे, प्रोफेशन पे, एनिमल्स पे, व्हीकल्स पे, लैंड पे लगता है, वो सारे टैक्सेस को कलेक्ट करके ही पंचायत के पास में इनकम जनरेट होती है। इसके बाद में जो जिला पंचायत होती है वो भी ग्रांट्स वगैरह जो है प्रोवाइड करती रहती है, जो भी पंचायत के रिसोर्सेज हैं उससे रिलेटेड। और उसके बाद में इट इज़ कंपलसरी फॉर पंचायत टू शो द रिकॉर्ड ऑफ रिसीव फंड, और जो भी पंचायत होती है या जो भी पंचायत ऑफिस वगैरह होते हैं तो उसके बाहर जो पंचायत है उसको पूरा रिकॉर्ड जो है दिखाना पड़ता है कि उसको कितना फंड इस एक साल में जो है किन किन जगह से मिला है, और उस फंड को उसने कहाँ कहाँ पर एलोकेट किया है, ताकि जो भी पंचायत के लोग हैं उन्हें पता रहे कि उनके लिए कितना फंड आया था, उसको किन कामों में यूज किया गया है, कहीं फंड का गलत यूटिलाइजेशन तो नहीं हो रहा। और इसके साथ साथ में जो राइट टू इंफॉर्मेशन है वो एक चीज़ इसके थ्रू इंश्योर होती है कि आपको भी इंफॉर्मेशन रहेगी जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं आप मतलब आपसे रिलेटेड गाँव वालों को। तो इस तरह से जो है मतलब एक तरीका का हम कह सकते हैं ओपनिंग ऑल फंक्शनिंग टू द पब्लिक आई, जो भी सारा फंक्शन पंचायत कर रही है उस पर
जो पब्लिक है, जो भी सारे विलेज के लोग मतलब मेंबर्स हैं, वो अपनी एक नज़र रख सकते हैं। एंड द पीपल हैड द राइट टू स्क्रूटनाइज एलोकेशन ऑफ मनी एंड द पीपल कैन आस्क रीजंस फॉर डिसीजंस दैट वर टेकन फॉर द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑफ द विलेज। तो जो भी लोग हैं यहाँ पर, वो जो भी मनी एलोकेट हुआ है उसके बारे में जान सकते हैं, उसके बारे में पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ में वो ये भी पूछ सकते हैं कि वेलफेयर या डेवलपमेंट के लिए हमारे पास में इतना ज़्यादा फंड आया था, लेकिन उसको कहाँ कितना क्या खर्चा किया गया है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है लोगों के पास में रहे, इसको इंश्योर करने के लिए ये एक प्रोविजन बनाया गया है कि जो पंचायत होंगी वो अपने ऑफिसेस के बाहर अपना सारा रिकॉर्ड जो है उसको लगा के रखेंगे एक बोर्ड के ऊपर, ताकि जितने भी लोग हैं उनको उन चीज़ों के बारे में पता रहे। ऐसा ना हो कि फंड आया है और पंचायत के लोग अपने अपने में जो है सारा यूज़ कर लें और बढ़िया जो है रहने लग जाएं और लोगों के लिए कुछ काम हो ही ना। तो इन चीज़ों के लिए जो है मतलब पंचायत का ये सारे प्रोविजंस बने हुए हैं। अब इसके बाद में न्याय पंचायत भी होती हैं। न्याय पंचायत जो होती है ना, जैसे आपने देखा है कोर्ट्स होती हैं, जैसे मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट बताया, हाई कोर्ट बताया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बताया, इवन सब डिविजनल कोर्ट्स भी होती हैं। अब एक न्याय पंचायत होती है। जो न्याय पंचायत होती है ना, वो उनके पास में अथॉरिटी होती है कि जैसे छोटे छोटे सिविल या क्रिमिनल केसेस हैं तो उनमें सुन लो, मतलब उन जो भी सारे केसेस हो रहे हैं उसको सुनने की जो अथॉरिटी होती है वो न्याय पंचायत के ऊपर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी गांव का कोई केस ले लें हम, कि जैसे मान लो वहाँ पर किसी लेडी के साथ में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो वो अपना उसके जो लेडी के जो भी घर वाले होंगे और जो उसके मतलब इन लॉज होंगे, वो सभी अपना जो मतलब ये जो इशू है उसको न्याय पंचायत के सामने लेके गए। अब न्याय पंचायत ने जो है मतलब जो भी वहाँ पर सारे केस को सुना और फिर उसके बाद मतलब छोटे मोटे केसेस मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, जैसे मतलब ये डोमेस्टिक वायलेंस का तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। जैसे मान लो किसी की गाय चोरी हो गई, ठीक है, अब किसी के खेत के ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया और फिर उसके बाद में किसी की बाइक चोरी हो गई। तो ये जैसे छोटे मोटे केस, मतलब चोरी ही सिर्फ एक चीज़ नहीं है, बट उसके अलावा और भी ढेर सारे ऐसे छोटे मोटे जो केसेस होते हैं उसे न्याय पंचायत में सुना जाता है। और इसके लिए जैसे मान लो मैंने आपको बताया कि किसी पर्सन, जैसे दो लोग थे, जैसे सपोज ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, इसके पास में एक काऊ थी, उसकी काऊ को ये बी पर्सन ने क्या कर लिया, चोरी कर लिया, अपने घर ले गया, क्योंकि ए पर्सन के साथ में उसके कुछ जो है मतलब इशू चल रहा था, कुछ मतलब जो है इनकी किसी तरह का कोई आर्ग्यूमेंट था पुराना, उसकी वजह से ये बी पर्सन ने क्या किया, ए की जो काऊ है उसको लेकर अपने घर चला गया। अब वो केस जो है न्याय पंचायत में आया, तो न्याय पंचायत ने बोला कि आपका जो भी इशू था वो आपस में आप दोनों रिजॉल्व करिए, लेकिन ए की जो काऊ है उसको बी पर्सन को वापस देना होगा, और ऐसा करने के लिए इसके ऊपर 500 रुपीज फाइन लगने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से न्याय पंचायत छोटे मोटे इश्यूज को सुनती हैं, उसके ऊपर फाइन्स भी लगा सकती हैं। और इसके अलावा जैसे दहेज प्रथा वगैरह के लिए जो भी मेन वुमेन को हैरास करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह मैंने आपको कहा, तो इन सारे इश्यूज में न्याय पंचायत ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और इसके साथ साथ में कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट करवाना, ताकि सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाए। मतलब छोटे मोटे केसेस, जैसे हर चीज़ के लिए लोगों को जो है कोर्ट ना भागना पड़े, तो न्याय पंचायत में जाके आपके जो भी इश्यूज हैं, आप उसको जो भी आपके ग्रीवेंसेज हैं उसको आप रिड्रेस करवा सकते हो। उसके लिए न्याय पंचायत वगैरह जो है वो काम करती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, जिसके अंदर हमने क्या सारी चीज़ों को डिस्कस किया कि पंचायत क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, उसके अंदर क्या सारे प्रोविजंस होते हैं, कैसे पंचायत की पावर्स होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ये सारा कुछ। तो इन शॉर्ट मतलब मैं बहुत बार ये एक चीज़ मैंने आपको बोली है, एक बार मैं आपको वापस से बोलूँगी कि पंचायत एक वेब सीरीज़ है, उसको आप देखो। उस वेब सीरीज़ को देखोगे ना तो आपको ये समझ में आएगा कि एग्जैक्टली पंचायत कैसी, मतलब वो रियलिटी है, वो बिल्कुल रियलिटी आपको दिखेगी कि इंडिया में किस तरह के विलेजेस हैं, वहाँ जो पंचायत फॉर्म होती हैं वो किस तरह से काम कर रही होती है। ग्राउंड रियलिटी जो है ना वो आपको वहाँ से चलेगी। तो उस एक चीज को देखो, मतलब थोड़ा अच्छा आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और साथ ही साथ में एग्जैक्टली व्हाट इज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ये आपको क्लियर होगा। और इसके साथ में कैसे ब्लॉक लेवल पे, जिला परिषद लेवल पे जो है पंचायत सारी काम करती है। ये जो ब्लॉक लेवल पे बनती है, जो जिला परिषद पे बनती है, ये कहीं ना कहीं वो डिवोल्यूशन ऑफ पावर ही है कि वो पावर को जो है डिवाइड कर दिया गया है और सभी मिलके जो है काम कर रहे हैं। जैसे एक पंचायत की हम बात करें, विलेज पंचायत की हम बात करें, तो वो एक सिर्फ विलेज लेवल पर है, लेकिन कुछ विलेजेस को मिला के अगर हम देखें तो ब्लॉक लेवल पर बनी हुई है पंचायत। फिर उसके बाद में जिला परिषद बनी हुई है, वहां पर जितने विलेजेस आते हैं उसके लिए। तो ये सभी एक तरीके से उस ग्रास रूट डेमोक्रेसी को इंश्योर कर रहे हैं, उस वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को इंश्योर कर रहे हैं। और साथ ही साथ में कैसे इंडिया को सारे जो मतलब वो जो इंडिया का एक ग्रास रूट है ना उससे कनेक्ट करना है, उन चीज़ों के लिए सारे प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। क्लियर है, ये भी आया यहाँ तक समझ में। अब इसके बाद में नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। मतलब ये आपकी थर्ड थीम है इसी पर्टिकुलर चैप्टर की कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स होती हैं, वो कैसे डेमोक्रेसी को इंश्योर करने में हमेशा आगे रहती हैं, हमेशा काम करती रहती हैं। तो जैसे प्रेशर ग्रुप्स हैं, तो प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, एक ऐसे ग्रुप्स या ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन कहें या ग्रुप ही कहें, जो कि किसी स्पेसिफिक इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए काम कर रहे होते हैं।
In a vast democracy such as India, it is difficult for an illiterate peasant or literate worker to make his individual case to the government systematically and convincingly as an individual. जैसे इंडिया, सबसे पहली चीज़ तो एक बहुत वास्ट डेमोक्रेसी, एक बहुत वास्ट कंट्री है, यहाँ बहुत सारी डाइवर्सिटी है। तो एक कोई छोटे से पीजेंट के लिए जो बेचारा पढ़ा लिखा भी नहीं है और कोई पढ़े लिखे वर्कर के लिए भी इतना ज़्यादा ईजी नहीं होता है कि वो अपना केस या अपनी जो भी डिमांड है वो सीधे गवर्नमेंट तक लेके जाए। मतलब आज हम लोग सभी एजुकेटेड हैं, लिटरेट हैं, हमारे पास में नॉलेज है, हम सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, गवर्नमेंट की प्लान्स पॉलिसीज को पढ़ सकते हैं, हमें मतलब किसी चीज़ को लेके कोई इशू भी होगा तो हम डायरेक्टली जो है गवर्नमेंट की वेबसाइट्स के थ्रू, गवर्नमेंट के पोर्टल्स के थ्रू उस एक चीज़ के लिए बात कर सकते हैं। जैसे आपने देखा मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन चलती है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर हेल्पलाइन, कि आपको किसी भी चीज़ की कोई भी इशू है, कहीं पर कोई भी दिक्कत है और आपका कोई काम कोई डिपार्टमेंट नहीं करवा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट सपोज आपकी कोई प्रॉपर्टी, आपको उस प्रॉपर्टी को अपने नाम से रजिस्ट्रेशन करवाना, मतलब आपने कोई प्रॉपर्टी परचेस की, आपको उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है। फॉर एग्जाम्पल आप ऑफिस में गए हो, ठीक है, आप ऑफिस में गए हो, रजिस्टर्ड ऑफिस में गए हो, सारा काम भी आप करवा रहे हो, मतलब बहुत सारी जो भी सारा प्रोसेस होता है आप वो सब कुछ करवा रहे हो, आपके पेरेंट्स का एग्जाम्पल ले लो, वो सब कुछ करवा रहे हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा। जो वहाँ पर ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, जो वहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, वो काम नहीं करते, काम करने में बड़ा ही धीरे धीरे करते हैं या आपको भगा देते हैं कि नहीं हम आपका काम नहीं करेंगे, आप चले जाओ, किसी भी तरह कोई भी कारण है, कुछ भी चीज़ है वहाँ पर, तो आप क्या करोगे, आप सीधे सीएम हेल्पलाइन पर आपने फ़ोन लगाया क्योंकि आपको उसका नॉलेज था। सीएम को हेल्पलाइन पर जो भी वहाँ पर आपका कॉल रिसीव करेंगे वो आपकी पूरी जो भी मतलब समस्या है उसको नोट डाउन करेंगे, आपकी इशू को रिजॉल्व करने के लिए वर्क करेंगे। फिर सीएम के पास से जो है ऑर्डर जाएंगे कि इस एक पर्सन का ये काम नहीं हो रहा, आपको उसको करना है। तो मतलब जो लिटरेट पर्सन हैं, जो हर एक चीज़ को समझते हैं, जानते हैं, वो अपने लिए, अपने राइट्स के लिए फाइट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनके पास में ना इन्फॉर्मेशन है, ना एजुकेशन है, वो कैसे इन चीज़ों के लिए, कैसे गवर्नमेंट तक अप्रोच करें? तो उन चीज़ों के लिए प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, उन चीज़ों के लिए डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है। जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट की अपनी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, वर्कर्स की अपनी ट्रेड यूनियंस होती हैं, पीजेंट्स की अपनी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, अपने ग्रुप्स होते हैं, और इन सारी चीज़ों के थ्रू वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा वर्कर्स हैं, वर्कर्स क्या बनाते हैं, वर्कर्स बनाते हैं ट्रेड यूनियन। वो जो ट्रेड यूनियन होती है वो वर्कर्स के राइट्स के लिए फाइट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट सपोज फॉर एग्जांपल ये कोई स्टेट है, फॉर एग्जांपल ये कोई स्टेट है, इस स्टेट के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं और इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जस्ट सपोज ये 4 इंडस्ट्रीज हैं, इन इंडस्ट्रीज में वर्कर्स काम करते हैं। लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट की तो अपनी यूनियन है, उन्होंने कहा कि नहीं यार, जो वर्कर्स होंगे ना, हम उनको एक दिन का सिर्फ 100 रुपीज़ ही देने वाले हैं। लेकिन वर्कर्स चाहते हैं कि भाई आज 100 रुपीज़ हमें पर डे मिलेगा तो हम क्या करेंगे, आपको आज 100 रुपीज़ मिले तो क्या आप अपना घर चला सकते हो? नहीं चला सकते, है ना, पर डे की मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि एटलीस्ट हमको 500 रुपीज़ तो पर डे चाहिए है, तभी तो हम वर्क कर पाएंगे, और अगर इंडस्ट्रीज ऐसा नहीं करेंगी तो हम जो है काम नहीं करेंगे। बट जैसे हमने स्ट्राइक्स वगैरह के बारे में चैप्टर नंबर 5 के अंदर आपके पढ़ा हुआ है, तो अब ट्रेड यूनियन से मर्ज होगी, ट्रेड यूनियन जिसमें सारे वर्कर्स का जो है एक तरीके का इन्वॉल्वमेंट है। अब वर्कर्स ने ट्रेड यूनियन से कहा कि हम 500 रुपीज़ पर डे वेज चाहते हैं। तो ये जो ट्रेड यूनियंस होंगी ना, ये सबसे पहली चीज़ तो क्योंकि इंडस्ट्रीज वगैरह में और इन सारी चीज़ों में वर्कर्स के राइट्स, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर आती है ना। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना कि भाई आप वर्कर्स के लिए जो है लॉ लेकर आओ। अब यहाँ पर हम किसको प्रेशराइज कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को कर सकते हैं कि वर्कर्स के लिए जो है ये एक प्रोविजन होना चाहिए कि उनको इतना वेज मिले, उस वेज रेट को आप फिक्स करो। इसके लिए जो ट्रेड यूनियन होगी वो किसको प्रेशराइज करेगी, स्टेट गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट इसके बीच में इंटरप्ट करेगी, क्योंकि वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना या इन शॉर्ट इंडियन सिटीजन के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ये किसका मतलब किसके अंदर में आता है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्वियसली गवर्नमेंट की, क्योंकि गवर्नमेंट को चूज किसने किया, पीपल ने ही तो किया है। तो इसीलिए जो ये प्रेशर ग्रुप्स वगैरह फॉर्म होते हैं, डिफरेंट प्रेशर ग्रुप, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट का हो, चाहे फार्मर्स का हो, चाहे आपके वर्कर्स का हो, ये जो भी ग्रुप्स फॉर्म होते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स, वुमेन राइट्स के लिए जो है ग्रुप्स फॉर्म हुए हैं, तो ये सभी गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं कि इस पर्टिकुलर फील्ड में या इस पर्टिकुलर चीज़ में भी या इस इशू को भी रिजॉल्व करने में आप ध्यान दीजिए, आप इस एक डायरेक्शन में भी जो है काम करिए। ये प्रेशर ग्रुप्स इसलिए होते हैं कि जहाँ पर गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे पा रही है तो वहाँ वो गवर्नमेंट को बता दें कि आपको यहाँ पर भी एक चीज़ करने की ज़रूरत है, जिसके थ्रू हम वो जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की वाली बात कर रहे हैं ना, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी वाली जो बात कर रहे हैं, वो पॉसिबल हो पाए। क्योंकि जब गवर्नमेंट हर एक कोने तक अपनी जो मतलब जो भी बोलते हैं ना कि वेलफेयर प्लान्स पॉलिसीज लेकर जाएगी, तभी सबका डेवलपमेंट हो पाएगा। दैट्स लाइक कि सबका विकास सबका साथ, इस तरह से। तो वो चीज़ कब पॉसिबल है, जब हर एक कोने तक फैसिलिटीज जो हैं वो पहुंचेंगी, प्लानिंग पॉलिसीज जो हैं वो पहुंचेंगी। तो उसके लिए प्रेशर ग्रुप्स भी काम करते हैं।
अब जैसे डोमिनेंट क्लास है, रिच क्लास है, डोमिनेंट कास्ट है, हाई कास्ट है, डोमिनेंट जेंडर है तो मेल्स हैं, तो ये सभी क्या करते हैं, अपनी पावर को एग्जर्ट करते हैं सोसाइटी में, कि पेट्रियार्कल सोसाइटी है तो मेल्स का डोमिनेंस ज्यादा होगा, रिच का डोमिनेंस ज्यादा होगा, और साथ ही साथ में जो हाई कास्ट है उनका डोमिनेंस ज्यादा होगा। ये सारी चीजें इंडिया के अंदर प्रेजेंट है, तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, सोसाइटी के अंदर इनकी पावर बनी रहे, इस एक चीज को इंश्योर करती हैं। बट स्टिल ऑल प्रेशर ग्रुप्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ डेमोक्रेसी। लेकिन वहीं जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो इक्वालिटी की बात करते हुए और डेमोक्रेटिक आइडियाज को बात करते हुए गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाते हैं, जिसके थ्रू मतलब ये जो प्रेशर ग्रुप्स हैं इन सारी चीजों के थ्रू एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडिया की डेमोक्रेसी को बनाए रखने में। पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या है, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ही तो है। और गवर्नमेंट कौन है, जो पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म हुई है, जो भी इलेक्शंस के थ्रू जीत कर आई है, वही तो आपकी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। तो पॉलिटिकल पार्टीज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, एंड दिस कैन बी डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स अचीविंग लेजिटिमेट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट थ्रू एन इलेक्टोरल प्रोसेस। और एक पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि लेजिटिमेट कंट्रोल चाहती है गवर्नमेंट का, जो अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म करना चाहती है, और उसे फॉर्म करने के लिए उसको इलेक्टोरल प्रोसेस में जीतना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर ली और उस पार्टी को लेजिटिमेसी, मतलब अगर मैंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर ली, अब मैं इलेक्शंस फाइट करूंगी, जैसे सपोज मुझे लोगों ने जो है वोट दिए, मेरी पार्टी को बहुत ज्यादा वोट दिए तो मैं जीत गई, तो मैं पावर में आ गई, मैंने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर ली, और ये गवर्नमेंट फॉर्म करने की लेजिटिमेट अथॉरिटी मुझे किसने दी, पीपल ने दी। तो दैट इज योर पॉलिटिकल पार्टी। इसका एम क्या है कि पावर को यूज करके स्पेसिफिक प्रोग्राम को परस्यू करना, प्लानिंग, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स बनाना फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटीज। और ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के इंटरेस्ट को हाईलाइट करती हैं। तो जैसे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों के इंटरेस्ट की बातें करती हैं, कि जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो वो किसी पर्टिकुलर कास्ट के इंटरेस्ट की बात करती है, कोई पर्टिकुलर पार्टी है तो वो जैसे फॉर एग्जाम्पल वो सोशल वेलफेयर की बात करती है। तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने एजेंडा होते हैं, और बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो इंटरेस्ट ग्रुप्स की तरह भी काम करती हैं। मतलब बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज तो बाद में फॉर्म होती हैं, इससे पहले इंटरेस्ट ग्रुप्स भी होते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप्स जो होते हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस, मतलब वो पॉलिटिकल पार्टीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं वो कौन होते हैं आपके, जो किसी स्पेसिफिक इंटरेस्ट के लिए फाइट करें। जैसे मैंने आपको प्रेशर ग्रुप बताया कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर फॉर्म करें, तो जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं वो अपने किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट को लेके या सोसाइटी के किसी पर्टिकुलर ग्रुप के इंटरेस्ट को लेके गवर्नमेंट के साथ में जो है मतलब डिबेट्स, डिस्कशंस करते रहते हैं। और ये पॉलिटिकल पार्टीज से भी रिलेटेड रहते हैं, क्योंकि जब पॉलिटिकल, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई इंटरेस्ट ग्रुप है जो वुमेन्स की बात करता है, वुमेन या गर्ल्स एजुकेशन की बात करता है। फॉर एग्जांपल मान लो कोई एरिया है, कोई ऐसा आइसोलेटेड विलेज है जहाँ पर आज तक एक भी लड़की स्कूल नहीं गई, तो उस एक एरिया में जो भी सारी लड़कियाँ हैं वो स्कूल जा पाएँ, वहाँ पर एजुकेशन जो है वो हम उनको प्रोवाइड कर सकें, स्कूल्स हम वहाँ पर डेवलप कर सकें, इसके लिए कोई इंटरेस्ट ग्रुप सामने आता है जो इस एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट की बात करता है। अब ये इंटरेस्ट ग्रुप अपने स्टेट में जो भी पॉलिटिकल पार्टी होगी, जैसे इलेक्शंस होने वाले हैं, तो वो उनके साथ में बातचीत करेगा कि आपको इस एक डायरेक्शन में भी काम करना चाहिए, आपको इस एक जगह पर भी जो है मतलब रूल्स रेगुलेशंस लेकर आना चाहिए, यहाँ पर आपको स्कूल सेटअप करना चाहिए, यहाँ की लड़कियाँ एजुकेशन जो है गेन कर सकें, इस एक चीज़ में आपको काम करना चाहिए। तो वो एक इंटरेस्ट ग्रुप फॉर्म हुआ, उनका इंटरेस्ट एरिया क्या है, वो पर्टिकुलर विलेज जहाँ पर लड़कियाँ स्कूल नहीं जा पा रही हैं तो वो स्कूल जाएँ, ये उनका इंटरेस्ट है। और इसके लिए वो हमेशा जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको इन्फ्लुएंस करते रहते हैं कि आप इस डायरेक्शन में भी वर्क करें। एंड the political organization which seek to achieve power and denied the opportunity to do so are regarded as movements। और ऐसी political organizations जिनको मतलब जो पावर में नहीं आ पाती, जो गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाती, तो वो मूवमेंट्स वगैरह अपनी चलाती रहती हैं। सो इन शॉर्ट ये जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हैं, ये सब ये बताते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज हों, चाहे प्रेशर ग्रुप्स हों, चाहे इंटरेस्ट ग्रुप्स हों, ये सभी कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को बनाए रखने में अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उन्हें जब इलेक्शंस के थ्रू पावर मिलती है तब वो उस डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए काम करती हैं। जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो गवर्नमेंट को प्रेशर करते हैं अपने सारे इश्यूज को लेके कि आपको इस डायरेक्शन में भी काम करना चाहिए। इंटरेस्ट ग्रुप्स अपने स्पेसिफिक इंटरेस्ट को लेके जो है बात करते हैं। इन सारी चीजों के थ्रू वो जो रीवर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी है ना, या वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी, वो हम इंश्योर कर पाते हैं। तो सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपने देखा कि डेमोक्रेसी कैसे बनी, पंचायती राज में आपने देखा कि डेमोक्रेसी कैसे काम करती है, और ये जो थर्ड सेक्शन है ये आपको ये एक चीज दिखाता है कि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी काम करती है, बट कहीं अगर डेमोक्रेसी नहीं हो पा रही है या डेमोक्रेटिक आइडियाज जो हैं इंडिया में नहीं फॉलो अप हो पा रहे हैं, तो उसे फॉलो कराने के लिए ये होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स।
क्लियर है, ये भी आ गया यहाँ तक समझ में। तो ऐसा कुछ ज़्यादा बहुत टफ से इस चैप्टर के अंदर था नहीं, बस हाँ अगर आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है पॉलिटिक्स की या पॉलिटिकल चीज़ों की तो आप चैप्टर बहुत इजीली समझ पाओगे। नहीं भी है तो आई होप सो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया होगा, और रिवीजन जो हमने किया वो भी बहुत ही अच्छे से कर लिया। मतलब जनरली जो हम रिवीजन करते हैं तो वो हमारा बहुत ही लंबा सा होता है जिसमें हम सारी चीज़ों को फटाफट पढ़ लेते हैं, बट यहाँ पर हमने थोड़ा सा और अच्छे से सारी चीज़ों को, सारे कंसेप्ट को समझ लिया। और जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है। उसके बाद में प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स क्या होते हैं, ये आपको शॉर्ट में पता होना चाहिए। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्टली कैसा है वो आपको पता होना चाहिए। इंडियन डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है, उसके कितने टाइप्स हैं वो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर से। क्लियर है, आई होप सो चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और अब इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो डिटेल डिस्कशन हमने सभी टॉपिक्स का कर लिया है, उसके बाद में हमने क्वेश्चन आंसर्स एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी कर लिए थे, और अब ये हमारा चैप्टर रिवाइज भी हो चुका है। तो मेरी तरफ से पूरी तरह से चैप्टर जो है कंप्लीट है। अब बस आपका एक काम है, आपका काम क्या है कि एक बार अच्छे से चैप्टर को रीड कर लेना, और नोट्स जो मैंने आपको बोले तो नोट्स बनाना बिल्कुल भी मत भूलना। नोट्स बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर है। अब इसके अलावा कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है, कुछ भी रिलेटेड टू आपका चैप्टर या आपका ये सब्जेक्ट, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, हम वहाँ उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। बट जाते जाते एक और छोटी सी चीज़ कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है, तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। बस गूगल पे जाओ, एंटर करो www.magnetbrains.com। जैसे ये एंटर करोगे ये मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके सामने ओपन होगा। स्क्रॉल करोगे, देखोगे यहाँ पर सारी क्लासेस के सारे कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आपको जो भी क्लास, जो भी कोर्स स्टडी करना है, बस उसको क्लिक किया, उससे रिलेटेड सारे सब्जेक्ट वाइज वीडियोस आ जाएंगे। जो भी सब्जेक्ट आपको स्टडी करना है सबके नीचे देखो वॉच नाउ का बटन है, बस आपने वॉच नाउ पे क्लिक किया, ये आगे सारे चैप्टर वाइज वीडियोस, चैप्टर पे क्लिक किया, ये आगे टॉपिक वाइज वीडियोस। जो टॉपिक, जो चैप्टर स्टडी करना है, बस वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन। अब यहाँ से नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करो। ये नहीं देखना है, कुछ और देखना है, यहाँ से कैंसिल कर दो। सो बहुत ही ईजिली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ आपको मिलती है 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के, यानी कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कोई कूपन नहीं खरीदना है, बस सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट ऑफ द टीचर्स के साथ में। सो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और वीडियो पसंद आया होगा तो फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।